Assalamualaikum future lawyers, welcome to Anu's Legal Firm। सो स्टूडेंट्स लेट प्रिपरेशन हो गई है और लेट टेस्ट में सिर्फ एक दिन बाकी है। सिर्फ सैटरडे है हमारे पास और संडे को टेस्ट होगा। इंशाल्लाह आप सबका टेस्ट बहुत अच्छा होने जा रहा है। मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर रिवीजन लेक्चर है। बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे थे कि रिवीजन लेक्चर अपलोड कर दें। मेरी कोशिश थी कि एक वीक पहले ही अपलोड कर दूं, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से मैं नहीं कर पाई। लेकिन स्टूडेंट्स अभी भी लेट नहीं हुआ। रिवीजन 1 से 2 दिन पहले ही होती है। होप सो आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। लेकिन स्टूडेंट्स प्रिपरेशन बहुत अच्छी करने के बावजूद भी अगर आप रिवाइज़ नहीं करके जाते हैं तो पेपर में जाके आपको बहुत रिग्रेट हो रहा होता है कि ये चीज़ मैंने याद तो की थी लेकिन काश मैं रिवाइज़ कर लेती या कर लेता तो आज मैं इसे अटैम्प्ट कर लेती। तो स्टूडेंट्स रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ये लेक्चर लेंथी होगा लेकिन इतना लेंथी नहीं होगा। इंशाल्लाह 2 आवर्स के अंदर मैं इसे वाइंड अप कर दूंगी। आप लोगों ने अपनी लेड पेंसिल और रजिस्टर पकड़ना है, किसी साइड पे बैठ जाना है, सुकून से इस लेक्चर को सुनना है। जो चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं वो आपने देखते जाना है और उससे वो रिवीजन होती जाएगी आपके साथ साथ। और जो पॉइंट्स आपके मिस हो गए हैं वो आपने साइड पे नोट करते जाना है। उसे आपने इस लेक्चर के फ़ौरन बाद प्रिपेयर करना है। तो होप से स्टूडेंट समझ आ गई होगी आपको। तो टाइम वेस्ट किए बगैर पर स्टूडेंट्स एक बात आपने याद रखनी है, इस लेक्चर को आपने कंप्लीट सुनना है। आपने जहाँ इतने दिन रिवीजन की है वहाँ पे ये 2 घंटे भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। आपने सुकून से इस लेक्चर को सुनना है। तो अभी टाइम वेस्ट किए बगैर हम लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप सबको पता है लाइट टेस्ट क्या है, कैसे अप्लाई करना है, ये सब कुछ आपने कर दिया। अभी हम एक बार मार्क्स डिवीजन देख लेते हैं। हमें पता है आपके पास 75 MCQs होंगे। 20 मार्क्स इंग्लिश, 20 जनरल नॉलेज, 10 पाक स्टडीज़, 10 उर्दू, 10 इस्लामिक स्टडीज़ और 5 मैथ्स। और स्टूडेंट्स टाइम कितना होगा आपके पास? 2 घंटे। 2 घंटे में से 1 घंटा आपने पूरा इन MCQs को देना है। आपको पता है 75 MCQs हैं। मोर देन 45 सेकेंड्स आप दे सकते हैं। एटलीस्ट 45 सेकेंड आराम से आप एक MCQs को दे सकते हैं, जो कि इनफ है। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, MCQs को सोल्व करना स्टार्ट करना है। पहले आपने जहाँ पे MCQs लिखे हुए हैं वहाँ पे करना है। तो छोटा सा लेड पेंसिल से उधर टिक करते जाना है, क्योंकि लेड पेंसिल वैसे तो अलाउ नहीं है ऑफिशियल यूज़ के लिए, लेकिन आप अपने कंफर्ट के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आप लोगों ने छोटे छोटे से टिक लगाते जाना है। जो MCQs आपको नहीं आ रहा तो आपने उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको पता है सिर्फ 2 घंटे हैं आपके पास। आपने अगले MCQs के ऊपर मूव कर जाना है। पहले सारे जो आते हैं वो कर लेने हैं, देन जो रह गए जो मुश्किल लगते हैं उनको करना है। उनको भी छोड़ के नहीं आना, क्योंकि कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिनमें अगर आप गलत ऑप्शन लगाते हैं तो नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन लेट में ऐसा कुछ नहीं है। आपने कोई ना कोई ऑप्शन ज़रूर लगा के आना है। मे बी तुक्का लग जाए और आपका वो ठीक हो जाए, कोई भी छोड़ के नहीं आना। तो मार्क्स डिवीजन आपको पता लगी 75 मार्क्स के MCQs हैं। बाकी 25 मार्क्स का आपको पता है एस्से होता है और पर्सनल स्टेटमेंट होती है। 15 नंबर का एस्से है और 10 नंबर की पर्सनल स्टेटमेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोनों, इसे मिस नहीं करना। मैं आज के लेक्चर में आपको इसका पैटर्न भी दोबारा बताऊंगी कंसाइज करके, और साथ में आपको कुछ सैम्पल्स भी प्रोवाइड करूंगी जो बच्चों ने मुझे मेल किए थे या फिर टिकटॉक पे भेजे थे, जो मुझे बहुत पसंद आए, जो मुझे लगता है कि टॉपर बच्चों के एसेज हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो और इंशाल्लाह आप भी लेट में टॉपर्स जैसे एसे और पर्सनल स्टेटमेंट लिख के आएंगे। तो स्टूडेंट्स आपको पता है 25 नंबर है इसके, तो आपने इसका टाइम कैसे डिवाइड करना है। 2 घंटे थे, 1 घंटा हमने MCQs को दे दिया, 25 मिनट आपने एस्से को देने हैं। 25 मिनट इनफ है एक पेज की 2 साइड्स लिखने के लिए, और 25 मिनट ही आपने पर्सनल स्टेटमेंट को देने हैं। इसकी वजह क्या, हालांकि सिंगल साइड है लेकिन इसे आपने सोच समझ के लिखना है। आपने कोई अच्छे से यूनिक से 4 पॉइंट्स दिमाग में बनाने हैं। अच्छा, अब मैंने ना बहुत सी गलतियाँ बच्चों की नोट की हैं पर्सनल स्टेटमेंट का, उन्हें पता ही नहीं उसमें क्या लिखना है। पैटर्न समझ आ गया लेकिन कंसेप्ट नहीं समझ आया कि एग्जामिनर चाहता क्या है पर्सनल स्टेटमेंट में। तो वो भी मैं आपको आज के लेक्चर में बताऊंगी। आप लोगों ने मेरे साथ रहना है स्टूडेंट्स। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, इधर उधर की बातें करने की बजाय टॉपिक पे रहूँगी। तो स्टूडेंट्स ये हो गया, 25 नंबर का आपने डिवाइड कर लेना है। 25 मिनट में आपने ऐसे कर लेना है और 25 मिनट में आपने पर्सनल स्टेटमेंट कर लेनी। ये हो गया 50 मिनट। घंटे में पिछले वाले MCQs हो गए। अभी भी आपके पास 10 मिनट हैं। इस 10 मिनट में आपने अपने पेपर को रिवाइज कर लेना है। कोई भी मिस्टेक है खुद एग्जामिनर बन के एक बार अपने पेपर को चेक कर लेना है। अगर कोई भी मिस्टेक है रिटर्न वाले पोर्शन में आपने उसे ठीक कर लेना है। MCQs कोई मिस हो गया आपने उसे कर लेना है। होप सो स्टूडेंट्स आपको इतनी समझ आ गई होगी। देन हम लोग मूव करते हैं
सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे साथ साथ हर टॉपिक का। मैं अभी आपको साथ ही वो वाले लेक्चर्स भी दूंगी। अच्छा स्टूडेंट्स, जो मिस्टेक्स आपने अवॉइड करनी है वो भी दोबारा सुन लें। मे बी आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में सुना होगा, लेकिन अभी रिवीजन टाइम भी आपको पता होना चाहिए। राइटिंग सेक्शन को ब्लैंक नहीं छोड़ के आना। एमसीक्यूज़ को इतना टाइम नहीं दे देना कि ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट के लिए टाइम ही ना बचे। टाइम मैनेज करके रिटन पोर्शन को ज़रूर लिख के आना है, वरना आप पासिंग मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाएंगे। अच्छा, 1-2 दिन में जो स्टडी बच्चे करते हैं उनका मैं तो इसकी फेवर में नहीं हूँ। वो आपका कोई लैब टेस्ट क्लियर नहीं करवाता, ये बहुत गलत कंसेप्ट है। तो आपने जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होती है। और जो बच्चे मेरा रिवीजन लेक्चर सुन रहे हैं, आई होप सो वो सारे लेक्चर्स ले चुके हैं काफ़ी अर्से से। मैं बहुत खुश होती हूँ जब बच्चे इतना अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। मैं देख रही हूँ कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुझे आंसर करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं कर रही होती हूँ बिकॉज बच्चे अपनी डेडिकेशन दिखा रहे हैं स्टडी की तरफ। और मुझे पता है ये हमारी लॉ फील्ड का फ्यूचर है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारा लॉ फ्यूचर जो है वो सेफ़ है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने स्टडी अच्छे से करनी है और आपने पास्ट पेपर्स को बिल्कुल स्किप नहीं करना। आई होप सो आप पास्ट पेपर्स पढ़ चुके हैं पहले, क्योंकि मैंने आपको साथ साथ कहा था। लेकिन अब रिवीजन टाइम भी आपने लेक्चर के बाद सारे पास्ट पेपर्स को दोबारा रिवाइज करना है एक बार। और उसके अलावा डोंट मेमोराइज ब्लाइंडली। बच्चे इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं और वापस आके कहते हैं कि हमारा पेपर ही क्लियर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मेहनत के बावजूद क्लियर नहीं हुआ। वजह ये थी उन्हें राइट वे नहीं पता था। ठीक तरह से जो असल वे है प्रिपरेशन का, आपने उस वे पे करना है। अगर आप ऐसे की जगह लेटर की प्रिपरेशन करके गए हैं तो इतनी ज़्यादा मेहनत करने का फ़ायदा क्या होगा? वो मेहनत तो ज़ाया होगी ना। इसलिए आपको राइट वे पता होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम मूव करते हैं ऐसे की तरफ। एज़ यू नो स्टूडेंट्स कि ऐसे राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लैब टेस्ट में, क्योंकि ये 15 मार्क्स का पोर्शन है और इसे आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। तो अभी मैं आपको कंसाइसली बता देती हूँ, सारा रिपीट कर देती हूँ कि ऐसे राइटिंग में हमें क्या करना है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे आपको पहले एमसीक्यूज़ होंगे 75, देन आपको 3 टॉपिक्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ऐसे के लैब टेस्ट में आपके पास इतनी ज़्यादा चॉइस है, उन 3 में से एक टॉपिक तो आपको ज़रूर आता होगा ना। उनमें से आपने एक जो आपको टॉपिक आता है उससे आपने चूज़ कर लेना है। उससे इंग्लिश या उर्दू दोनों लैंग्वेज में से जो आपको ज़्यादा अच्छे से आती है उसमें आप लिख सकते हैं। बच्चे, इंग्लिश कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको उर्दू में ज़्यादा अच्छा लिखना आता है आप उर्दू में लिखें, क्योंकि HSC अलाउ करता है, आपकी कोई इसमें मार्क्स डिडक्शन नहीं होगी उर्दू लिखने की वजह से। और स्टूडेंट्स, ये 15 मार्क्स का पोर्शन होता है, इसमें आपने 200 वर्ड्स लिखने हैं। 200 वर्ड्स कैसे पूरे होंगे वो मैं आपको अभी बता दूंगी कि किस पैराग्राफ में आपने कितनी लाइन्स लिखनी है, तो आपके 200 वर्ड्स पूरे हो जाएंगे। उधर बैठ के आपको गिनना नहीं पड़ेगा। और स्टूडेंट्स, आपको कितने पेजेस प्रोवाइड होंगे? एक पेज की 2 साइड्स आपको प्रोवाइड होंगी, उसके ऊपर ही आपने ऐसे लिखना है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि अच्छा, आप ऐसे आप जब भी कोई टेस्ट देते हैं ना, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो जो एग्जामिनर है वो आपसे चाह क्या रहा है उस टेस्ट के अंदर। मे बी आप अपने हिसाब से बहुत अच्छा लिख के गए, लेकिन एग्जामिनर की वो रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है उसे लिखने का। टीचर को जानना बहुत ज़रूरी है। तो एग्जामिनर एक तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन देखता है कि आपने कैसा, उसे देखते ही पता चलना चाहिए कि बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है, पैराग्राफ्स बने हुए हैं, अच्छी राइटिंग में लिखा हुआ है, लाइन से बाहर चीज़ नहीं जा रही, ऐसे वाली चीज़ें होनी चाहिए। अभी जब मैंने आप लोगों को मेल करने का कहा था ना ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट, मैंने बहुत से बच्चों का देखा कि उनकी प्रेजेंटेशन बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से उन्हें उनका ऐसे पढ़ने का दिल नहीं करता। फर्स्ट इंप्रेशन जब बुरा चला जाता है तो एग्जामिनर मार्क्स भी अच्छे नहीं देता। अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा है तो अंदर थोड़ी बहुत ही मिस्टेक्स भी हैं, तो एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा। दूसरी बात, मैंने जब आपको रिमार्क्स दिए वो चेक करके मैंने आपको बताया था कि एग्जामिनर आपका पेपर दूसरे पेपर्स के साथ कंपेयर कर रहा होता है। वो सिर्फ एक पेपर चेक नहीं करता, ज़्यादा पेपर्स चेक करता है। मैंने देखा कोटेशंस और पोइट्री के ऊपर हाथ बहुत हल्का है बच्चों का, कोई नहीं लिख रहा। बहुत चंद एक बच्चों ने लिखा और जिन्होंने लिखा उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। वो मैं सैम्पल आपके साथ आज ही शेयर करूँगी। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि आप लोगों ने कोट्स वगैरह डालने हैं, क्योंकि आपका पेपर दूसरे पेपर्स के साथ कंपेयर होगा। आप अभी सोचें कि 2 पेपर्स हैं, उनका कंटेंट दोनों का एक जैसा है, बहुत अच्छा है, लेकिन एक ने उस कंटेंट के साथ अंदर कोट्स भी ऐड किए हुए हैं, पोइट्री भी ऐड की हुई है, तो जाहिर सी बात है एग्जामिनर उससे ज़्यादा मार्क्स देगा और आपको कम देगा। इसलिए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस। मैंने आपको बताया था डेली एक ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट लिख के ज़रूर देखें। अगर आप ये काम करते हैं तो आपकी जो एबिलिटीज़ हैं, राइटिंग स्किल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होने वाली हैं। और प्रेजेंटेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपकी अच्छी होनी चाहिए। और स्टूडेंट्स, जितना कंटेंट मैटर करता है उतना ही आपका पैटर्न मैटर करता है। मैंने देखा कुछ बच्चों का कंटेंट अच्छा था लेकिन उन्हें नहीं पता कि कैसे पैराग्राफ्स बनाने हैं। कुछ ने पर्सनल स्टेटमेंट में भी पैराग्राफ्स बनाए हुए हैं जो कि अलाउ नहीं है।
तो आपको पैटर्न का पता होना चाहिए ज़रूरी। तो अभी रिवीजन लेक्चर में भी मैं आपको पैटर्न बता देती हूँ दोबारा, ताकि दोबारा आपके माइंड में वो क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स क्या 3 पोर्शंस होते हैं ऐसे लिखने के, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। इसमें करना क्या है, आपने इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है, जो भी टॉपिक आपको प्रोवाइड किया गया है उससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन में आपने फर्स्ट लाइन में उसको अच्छा सा डिफाइन कर देना है, ठीक है। उसके बाद उससे बेस्ट रेलिवेंट जो बातें हैं ना 2-3, वो आपने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में लिखनी है। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ भी आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। अच्छा, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ कितनी लाइन्स का लिखना है, 8 लाइन्स, 8 लाइनें आपने लिखनी है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में, और वो एक ही पैराग्राफ बनाना है, ज़्यादा पैराग्राफ नहीं बनाने इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ, उसमें 8 लाइनें हों, उसमें टॉपिक को डिफाइन करके बेस्ट रेलिवेंट बातें उसमें आपने बतानी है। उसके बाद मेन बॉडी पे आ जाना है। मेन बॉडी में आप 3 से 4 पैराग्राफ लिखेंगे, हर पैराग्राफ में 7 लाइनें होंगी, 7 लाइन्स ईच पैराग्राफ में होंगी, 3 से 4 पैराग्राफ होंगे। हर पैराग्राफ में एक बात आपने सिर्फ डिस्कस करनी है, ठीक है। ये नहीं करना कि एक पैराग्राफ में आप यूथ की एजुकेशन को डिस्कस कर रहे हैं, साथ ही अंदर टेक्नोलॉजी को लेके आ रहे हैं, ऐसे वाला काम नहीं करना है। एक पैराग्राफ में एक बात, एक पॉइंट को आपने डिस्कस करना है। उसे आप एग्जाम्पल से कर सकते हैं, उसे आप किसी भी तरह से कोई भी दलील दे के कर सकते हैं, ठीक है। मेन बॉडी में आपने 3 से 4 पैराग्राफ लिख लिए, जो कि 7 लाइनों के होंगे। कंक्लूजन आपने 6 लाइन्स का लिखना है, जिसमें आपने अपना ओपिनियन देना होता है, ठीक है। आपने बहुत अच्छे से अपना ओपिनियन देना है और ऊपर वाली बात को कंक्लूड कर देना है, ठीक है। इधर उधर की बात नहीं करनी है आपने। कंक्लूजन बहुत अच्छा, जितना अच्छा इंट्रोडक्शन उतना ही अच्छा आपका कंक्लूजन होना चाहिए। अच्छा, अब वो स्टूडेंट्स जो कि बहुत कंफ्यूज हैं कि उर्दू में क्या करना है, तो स्टूडेंट्स जो बातें मैंने आपको इंग्लिश में बताई एग्जैक्ट वही उर्दू में करनी है। लेकिन इतने सारे कमेंट्स आए हैं उर्दू के लिए, तो मैं इसे भी थोड़ा सा आपके लिए रिपीट कर देती हूँ। बच्चे, आपका आया है ना नौजवान नस्ल के लिए तालीम की अहमियत आया है, तो आपने पहली लाइन में नौजवान नस्ल के लिए तालीम की क्या अहमियत है उसे बहुत अच्छा सा डिफाइन करना है। उसके बाद उसकी क्यों अहमियत है वो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में 2-3 बातें आपने लिख लेनी है, 8 लाइनों पे लिखनी है। उसके बाद आपने मेन बॉडी पे आना है, जो कि मेन बॉडी में आपने 3 से 4 पैराग्राफ बनाने हैं। हर पैराग्राफ में आपने एक बात करनी है, लाइक तालीम से रिलेटेड आपको क्या लग रहा है कि क्यों हेल्पफुल है। एक आप दे सकते हो कि शऊर आएगा उनमें, उसके बारे में ही आपने पूरा लिखना है। दूसरा आप बता सकते हो कि वो फ्यूचर उनका सिक्योर होगा, वो आगे जाके कोई भी काम कर सकते हैं जब उनके पास तालीम होगी किसी एक शोबे में। तो दूसरे पैराग्राफ में आपने सिर्फ यही बात करनी है। तीसरे में भी ऐसे ही एक पॉइंट को पकड़ना है, उसे ही एक्सप्लेन करना है। उस तीनों पैराग्राफ में आपने कितनी लाइनें लिखनी है, 7 लाइनें लिखनी है मेन बॉडी में। उसके बाद आपने कंक्लूजन पे आ जाना है, उसमें आपने 6 लाइनें लिखनी है और अपनी राय देनी है कि ऊपर वाली जो आपने बातें की हैं उस पर आपकी क्या राय है, कि तालीम की कितनी अहमियत है तलबा के लिए या फिर कुछ भी ऐसा। उससे आपने अपनी राय देनी है कंक्लूजन के अंदर। होप्स उर्दू वाले स्टूडेंट्स को भी पैटर्न समझ आ गया होगा। आप लोगों को जितनी मैंने लाइंस बताई हैं, अगर आप वो लिख देते हैं आपके 200 वर्ड्स आराम से पूरे हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव करते हैं कि क्या राइटिंग टिप्स हैं। आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोनों कैची और स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि कई एग्जामिनर्स ऐसे होते हैं कि वो मेन बॉडी नहीं पढ़ते, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को गौर से पढ़ते हैं, तो वो तो आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात, आपने टॉपिक से रेलिवेंट चीज़ें ऐड करनी है। मैंने टेस्ट में देखा है कि कई बच्चों से पूछा कुछ गया और वो बात को कहीं और ले जाते हैं, रेलिवेंसी उनके टेस्ट में नहीं होती। अभी एक मेरे पास टॉपिक था जिसमें मैंने पूछा था कि आप लोगों को क्या लगता है कि जो नौजवान हैं उनकी कितना वो रोल प्ले कर सकते हैं, तो वो सारा उन्होंने लिखा हुआ था रोल प्ले कर सकते हैं जी, इसमें भी कर सकते हैं। ये नहीं बताया था, मैंने ये नहीं पूछा था कि क्या कर सकते हैं या नहीं, मैंने ये पूछा था कि क्या रोल प्ले कर सकते हैं। तो आपने रीजंस बतानी थी कि ये वाले रोल्स ऐसे ऐसे प्ले कर सकते हैं, ये नहीं बताना था कि हाँ रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखना है कि उस चीज़ से रेलिवेंट ही आपने लिख के आना है। तीसरी बात, मैंने देखा मुझे जो सैम्पल्स आपने प्रोवाइड किए जो लिख के चेक करने के लिए दिए, उसके अंदर ऐसे में बच्चों ने हेडिंग्स दी हुई हैं। मैंने आपको बार बार मना किया है, ऐसे पर्सनल स्टेटमेंट दोनों में हेडिंग्स नहीं लिखी जाती, इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी, आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। सिर्फ आपने टॉपिक का नेम ऊपर लिखना है, आपने वो ब्लैक बॉल पॉइंट से लिखना है। उसके बाद जब आपने पैराग्राफ्स बनाने हैं तो उसके अंदर आपने कोई भी हेडिंग नहीं देनी। उसके बाद आपने वोकैबुलरी अपनी इंप्रूव करनी है, ग्रामर आपकी इंप्रूव होनी चाहिए। स्पेलिंग आप लोगों को आते भी होते हैं लेकिन आप लोग अच्छे से उसे लिख नहीं रहे होते। स्पेलिंग को आप लोगों ने बहुत अच्छे से लिखने हैं
और मैंने आप लोगों को बताया कंक्लूजन आप लोगों का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पर अभी भी बच्चों को कुछ सैम्पल्स चाहिए, तो मैं अभी आपको एक और थोड़ा सा बता के ऐसे के बारे में मैं आपको कुछ सैम्पल्स प्रोवाइड कर देती हूँ। फ्यूचर लॉयर्स कुछ ऐसे टॉपिक्स भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ताकि अगर आपका कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो मिस हो गया है तो आप उसकी भी प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद मैं आपको सैम्पल भी प्रोवाइड कर दूँगी। तो स्टूडेंट्स मूव करते हैं टॉपिक्स की तरफ। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ जाता है। अच्छा, अब मैंने ना 10 टॉपिक्स आपको प्रोवाइड किए, तो बार बार बच्चों के क्वेश्चन हैं क्या इसी में से आएगा, क्या इसी में से आएगा। तो बच्चों पेपर मैंने नहीं बनाना, लेकिन मैं पास्ट पेपर्स को एग्जामिन करके आपको आइडिया दे सकती हूँ कि कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं। जो मैंने आपको टॉपिक्स प्रोवाइड किए ना, 99% चांस है कि आपको इनमें से एक टॉपिक ज़रूर आएगा, और इसी टॉपिक को थोड़ा सा वो चेंज करके आपको देंगे। आपने कंफ्यूज नहीं होना, जो मटेरियल आपने इसमें याद किया है उसी को थोड़ा सा मोल्ड करके आपने उसमें लिख देना है। जैसे अब टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी एंड यूथ मैंने दिया है, तो टेक्नोलॉजी इन द मॉडर्न वर्ल्ड भी आ सकता है, टेक्नोलॉजी के डिसएडवांटेजेस भी पूछे जा सकते हैं। इस टाइप का कोई भी टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा मोल्ड करके आपको दिया जा सकता है। उसके बाद रोल ऑफ सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया का रोल इन एजुकेशन पूछा जा सकता है, या इन स्टूडेंट लाइफ पूछा जा सकता है, इस टाइप का हो सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन है, तो एजुकेशन ऑफ विमेन का पूछा जा सकता है आपसे, होगा एजुकेशन पे ही लेकिन थोड़ा सा इसे मोल्ड करके आ सकता है। विमेन इन सोसाइटी आ सकता है, अब इसमें विमेन एम्पावरमेंट भी आ सकता है, विमेन एजुकेशन भी आ सकता है, ऐसे थोड़ा सा मोल्ड होके आएगा। पर्सनैलिटी वर्सेस करैक्टर, इस टाइप का कुछ आ सकता है। क्लाइमेट चेंज, अच्छा अब इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमारे कोई ना कोई ऐसे आ जाता है। मैंने क्लाइमेट चेंज का आपको ऐसे दिया, और मैंने देखा एक बच्चे ने भी, मुझे कोई 40 अबव एसेज जो हैं वो रिसीव हुए थे, लेकिन उसमें से किसी एक बच्चे ने भी क्लाइमेट चेंज पे नहीं लिखा हुआ, जहाँ तक मैंने देखा। तो मैंने देखा कि आप लोगों का बिल्कुल भी फोकस नहीं है इस चीज़ पे, तो आप लोगों ने इससे भी थोड़ा प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, अब पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसमें रूल ऑफ लॉ, इस टाइप की किसी भी सिचुएशन पे आपको ऐसे आ सकता है। हेल्थ इज़ वेल्थ, इस पे तो आ जाता होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉ एंड जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, इस टाइप का मैंने आपको मॉक टेस्ट में भी रूल ऑफ लॉ दिया था, जो कि इससे ही थोड़ा सा मोल्ड करके दिया था। तो बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि ये कंफ्यूज होने वाली चीज़ नहीं है। मुझे बच्चों के मैसेजेस भी आए कि आपने जो इंपॉर्टेंट ऐसे प्रोवाइड किए हैं वो और हैं, और आप जो मॉक टेस्ट में दे रही हैं वो कोई और है। हालांकि मैंने इन्हीं को थोड़ा सा मोल्ड करके दिया था, ताकि आपकी लैब टेस्ट के लिए प्रिपरेशन हो जाए। और उसके अलावा हमारा आज का जो करंट टॉपिक चल रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप सबको पता है। उससे रिलेटेड भी कोई भी ऐसे या पर्सनल स्टेटमेंट आपके पास आ सकता है, तो आपने इसे भी ज़रूर देख के जाना है। उसके अलावा मैंने आपको ये सैम्पल प्रोवाइड किया था, लेकिन आप इस सैम्पल को भी छोड़ दें, मैं आपको बच्चों के सैम्पल्स आज प्रोवाइड करूँगी, तो आप उसे ही देखिएगा अब। और उसके अलावा जो आपने मिस्टेक्स नहीं करनी, मैंने जो चेक किए ना एसेज, उसमें मैंने देखे कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने वर्ड काउंट कंप्लीट नहीं किया। उन्होंने 200 वर्ड्स उनके कंप्लीट नहीं हो रहे, पैराग्राफ्स थोड़े हैं उनके। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आपके वर्ड काउंट कंप्लीट हों, तो वो कैसे कंप्लीट होंगे मैं आपको भी बता चुकी हूँ कि किस पैराग्राफ में आप कितनी लाइंस लिखेंगे तो आपके 200 वर्ड्स आराम से बन जाएंगे। उसके अलावा प्लानिंग नहीं करते, मैंने बार बार आप लोगों को बताया है कि ऐसे डायरेक्ट टॉपिक देखते लिखना स्टार्ट नहीं कर देना। पहले आपने माइंड में प्लान बनाना है कि इसमें मैं ये 5 बातें डिस्कस करूँगी, देन आपने लिखना स्टार्ट करना है। देखेंगे आप लोग कि अगर ऐसे करें तो आप लोगों का टेस्ट अटैम्प्ट करना कितना आसान हो जाता है, टाइम भी वेस्ट नहीं होता, और आप उनके पॉइंट्स भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं जो आपने पहले ही सोच लिए हैं। उसके अलावा टेस्ट में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, पैराग्राफ्स कितना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन उस पैराग्राफ में एक ही बात को बार बार रिपीट किया हुआ है। बच्चे एक पैराग्राफ में एक पॉइंट डिस्कस करना है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है उसी पॉइंट को गोल गोल घुमा के 3-4 तरीके से लिख देना है। उस पॉइंट के बारे में 2-3 बातें आपने लिखनी है, रिपीट नहीं करना आपने सेम आइडिया को। कंक्लूजन स्किप करना। हेडिंग्स फिर भी बच्चे दे रहे हैं, तो आप लोगों ने बच्चों हेडिंग्स बिल्कुल नहीं देनी। एक ऐसे तो मुझे बहुत पसंद आया था, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर भी करूँगी। उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, लेकिन उसने अंदर हेडिंग्स दी हुई थी, जो कि इंतहाई गलत काम है। उसके अलावा ग्रामर और स्पेलिंग को आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना। तो अब मैं आप लोगों के साथ कुछ सैम्पल्स शेयर कर देती हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसे के सैम्पल्स हैं जो कि मैंने आप लोगों को मेल करने का कहा था, तो उसमें से जो मुझे पसंद आए हैं एसेस वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इनमें से कुछ में कुछ मिस्टेक्स भी हैं जो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी कि आपने ये गलतियाँ नहीं करनी। तो ये वाला ऐसे तो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि इसमें पैटर्न बहुत अच्छे से फॉलो किया हुआ आप लोग देख सकते हैं। एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, 1, 2,
3 आपको मेन बॉडी के पैराग्राफ्स मिल रहे हैं, देन कंक्लूजन मिल रहा है। प्रेजेंटेशन भी अच्छी है, देखते ही पढ़ने का दिल करता है। उसके बाद हर पैराग्राफ में एक बात ही डिस्कस की गई है, इधर उधर की बातें नहीं हुई। तो आप लोग ये देख सकते हैं, आप लोगों ने इसे ज़रूर रीड कर लेना, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा मैं क्यों कहती हूँ कि एक पैराग्राफ में एक बात करनी है, उसका क्या मकसद है। तो आप लोग इसे रीड करें। इसके अंदर जो एक करेक्शन हो सकती है वो ये कि आप लोग इसके अंदर कोटेशंस ऐड करें, पोइट्री ऐड करें, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा इंप्रेसिव लगेगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी, कोशिश करूंगी व्हाट्सएप चैनल में। और उसके अलावा ये एक और ऐसे है, आप लोग देख सकते हैं, इसके अंदर भी पैराग्राफ्स बहुत अच्छे से बने हुए हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ करेक्शन की ज़रूरत है। मैं आप लोगों को बताती हूँ। पैराग्राफ जो इंट्रोडक्शन का है, आप लोग देखें, इसे थोड़ा सा और लॉन्ग होना चाहिए, थोड़ा सा और बात को वाज़े किया जाए। उसके अलावा जब हम लोग जाते हैं दूसरे पैराग्राफ्स के अंदर, मेन बॉडी के अंदर, तो इफ़ वी वांट्स आवर कंट्री ग्रोथ वी हैव टू अवेयर आवर यूथ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। लकीली टुडे चिल्ड्रन विद बेस्ट फैसिलिटीज़ ऑफ एजुकेशन बट अनलकीली मैनी आर स्टिल अनअवेयर। अब इसके अंदर एजुकेशन को थोड़ा और एम्फेसाइज़ किया जाए और बात को, अपने पॉइंट को और ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट किया जा सकता है अभी इसके अंदर। और आप दूसरे पैराग्राफ्स को भी पढ़ सकते हैं, हर पैराग्राफ के अंदर एक बात डिस्कस हुई है और बहुत अच्छे से डिस्कस हुई है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन मुझे लगा कि इसकी लेंथ कुछ ज़्यादा है। इंट्रोडक्शन हो, 3 से 4 मेन बॉडी के पैराग्राफ और कंक्लूजन उस तरीके से किया नहीं गया। आप लोग देख सकते हैं कंक्लूजन के अंदर हर बात को दोबारा कंक्लूड करना था, लेकिन ये एक अलग पैराग्राफ है। उसके अलावा इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन के ऊपर एक और है, आप लोग इसे भी रीड कर सकते हैं, ये भी बहुत ज़बरदस्त ऐसे था। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, देन मेन बॉडी के पैराग्राफ्स हैं, सबके अंदर एक एक बार डिस्कस हुई है, एंड देन कंक्लूजन। इसका भी कंक्लूजन उस तरह से कंक्लूड नहीं है, लेकिन काफ़ी बेटर है और वर्ड लिमिट भी तकरीबन पूरी है। लेकिन इसके अंदर मेन बॉडी के अंदर एक पैराग्राफ और ऐड करना चाहिए, बिकॉज सिर्फ 2 पैराग्राफ्स हैं। और कोटेशंस आप देख सकते हैं, अभी तक मैंने जितने ऐसे आपके साथ शेयर किए, किसी में भी कोटेशन नहीं है, जो कि ज़रूरी है, जिससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अच्छा, उसके अलावा मैं आपके साथ कुछ उर्दू के ऐसे शेयर कर देती हूँ। करप्शन और हमारी मुइशत। अच्छा, इस ऐसे में मुझे क्या पसंद आया, इसमें ये था कि ख़ुद से लिखा हुआ है ये। मैंने बाकी जो एसेस पढ़े हैं उसमें ऐसे लगता है किसी गाइड वगैरह से देख के और वही याद करके लिखा हुआ है। मैं ये नहीं कह रही कि उस वक्त देख के लिखा गया, उससे याद करके लिखा गया है, लेकिन इसके अंदर ये है कि सारी बातें खुद से लिखी हुई लग रही हैं, जो कि एग्जामिनर को चीज़ बहुत इंप्रेस करती है कि बच्चा खुद जो है सोच के लिख रहा है। लेकिन इस ऐसे के अंदर कुछ मिस्टेक्स हैं, लाइक रेपिटेशन बहुत ज़्यादा है, एक बात को बार बार रिपीट किया गया है, और कहीं अदारों के ख़िलाफ़ कुछ स्ट्रिक्ट बातें की गई हैं जो कि आपने नहीं करनी। लेकिन ओवरऑल ये ऐसे अच्छा था और उर्दू में लिखने वालों के लिए बहुत बेस्ट सैम्पल है। उसके अलावा एक और उर्दू का मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, पैराग्राफ्स अच्छे से बने हुए हैं, और इसके अंदर इसने ये इस्लाम से रिलेटेड आयत का जिक्र किया है कि इकरा से स्टार्ट हुआ, पढ़ने की बात हुई है। तो तालीम में मैं चाह रही थी हर बच्चे ने ये चीज़ें ऐड की होती, इस्लाम से रिलेटेड कोई ना कोई आप आयत वगैरह ज़रूर ऐड कर दें, वो अच्छा इंप्रेशन जाता है। लेकिन इसमें मिस्टेक क्या है, ये छोटा है। इसके अलावा एक लाइन इसकी और थी, लेकिन ये भी इनफ नहीं है, 200 वर्ड्स कंप्लीट नहीं होते। तो इसलिए आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है। होप सो आप लोगों को एसेस की समझ आ गई होगी। एक और आप लोग सैंपल देख सकते हैं, इसके अंदर ये देखें, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप लोग इसे रीड कर सकें। लेकिन इसमें मिस्टेक क्या है, एक तारुफ की हेडिंग दी हुई है जो कि आपने नहीं देनी, ऐसे हेडिंग्स अलाउ नहीं है, आपने सिर्फ नेम की हेडिंग देनी है जो टॉपिक का नेम है, उसके बाद लिखना स्टार्ट कर देना है। बट ओवरऑल इसके पैराग्राफ्स अच्छे बने हुए, ये नतीजा की हेडिंग भी नहीं देनी। वैसे इसके पैराग्राफ्स अच्छे बने, इंट्रोडक्शन है, देन आपको नज़र आ रहा है कि 3 मेन बॉडी के पैराग्राफ्स हैं और एक कंक्लूजन, ये इनफ होता है एक ऐसे के लिए। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी इसकी भी। फ्यूचर लॉयर्स ऐसे के बाद हमारे पास पर्सनल स्टेटमेंट आती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास 10 मार्क्स की होती है और एग्जामिनर इसमें आपका माइंड चेक करता है। ये समहाउ आपका साइकोलॉजी टेस्ट होता है कि आप कैसा सोचते हैं। आपकी एक पर्सनल स्टेटमेंट से वो आपका माइंड चेक कर सकता है। तो पर्सनल स्टेटमेंट पे भी आपने बहुत अच्छे से फोकस रखना है। मैं आपको इसका सैंपल भी अभी समझा देती हूँ, पैटर्न बता देती हूँ, क्या चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, और सैंपल भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ।
तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि किस टाइप की पर्सनल स्टेटमेंट्स आती हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पे आती हैं। तो स्टूडेंट्स, एग्जामिनर सोशल इश्यूज से रिलेटेड आपको टॉपिक्स देता है कि अभी जो हमारे करंट इश्यूज चल रहे हैं, लाइक हमारी कंट्री में इस वक्त रूल ऑफ लॉ का बड़ा मसला चल रहा है, करप्शन का मसला है, इन इश्यूज़ के ऊपर आपसे सजेशन मांग लिया जाता है। उसके अलावा कोई भी नेशनल टॉपिक्स जो है या फिर कोई इंटरनेशनल अफेयर ऐसा चल रहा है, अभी नेशनल टॉपिक जैसे आपको पता है बारिशों वाला सिस्टम चल रहा है, हमारा सिस्टम उसमें सेट नहीं है, पानी का निज़ाम हम कहाँ ख़त्म करें उसे, वो कोई तरीका नहीं है, तो उस पर आपका सजेशन मांगा जा सकता है। उससे आपका माइंड चेक किया जा सकता है कि आपकी कितनी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, आप कितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ स्किल्स रखते हैं। उसके अलावा कोई भी इंटरनेशनल अफेयर अगर ऐसा हो, वैसे इंटरनेशनल अफेयर पे ज़्यादा नहीं आता, मोस्टली नेशनल इश्यूज़ पे पूछा जाता है। उसके अलावा जब आपसे कोई भी टॉपिक पूछा जाता है तो उसमें आपसे क्या रिक्वायर किया जाता है, कई बार आपसे आपका रोल पूछा जाता है। लाइक मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि इन्वायरमेंट को ठीक करने के लिए, पौधे वगैरह लगाने के लिए आपका जो उसमें रोल है वो पूछ लिया जाता है। उसमें आपने बताना होता है कि मैं खुद ये करूँगा, मैं अपने जो फ्रेंड्स हैं उन्हें इनकरेज करूँगा, मैं अपनी फैमिली को इनकरेज करूँगा, या फिर एजुकेशन के बारे में पूछा जा सकता है, तो जो लोग विमेन की एजुकेशन के ख़िलाफ़ हैं तो मैं उन्हें कैसे कायल कर सकता हूँ। इस टाइप का आपने अपना रोल बताना होता है। कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिनमें आप अपना रोल प्ले नहीं कर सकते, तो उसमें आपने सजेशन देना होता है। जैसे कोई गवर्नेंस का इशू है तो उसमें तो आप अपना कोई रोल प्ले नहीं कर सकते क्योंकि आप गवर्नमेंट में नहीं है, लेकिन आप सजेशन तो दे सकते हैं। उससे आपके माइंड का पता चलता है कि अगर आप उस पोस्ट पे हों तो आप कितने अच्छे से उसे सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को। या फिर आपसे आपका एक्सपीरियंस पूछ लिया जाता है, लाइक आपसे पूछ लिया जाता है कि आपका लास्ट ट्रिप जो था उससे आपने क्या सीखा। उससे आपके माइंड का अंदाज़ा हो जाता है कि आप कितनी पॉजिटिव चीज़ें सीखते हैं। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि आपका कोई और एक्सपीरियंस, कि आपने किसी की हेल्प की हो तो वो कैसा गुजरा, मतलब आपने कैसे हेल्प की और क्या मामला था। तो वो हेल्प में ज़रूरी नहीं कि आपने रोड क्रॉस वगैरह ही करवाया हो, बहुत बड़ी हेल्प हो, वो कोई छोटी मोटी हेल्प भी हो सकती है। लाइक आपने अपने किसी बहन भाई की या फिर फ्रेंड्स की पढ़ाई में हेल्प की हो, या फिर किसी की फाइनेंशियली हेल्प की हो, ऐसी भी कोई भी हेल्प हो सकती है। तो ये आपका एक्सपीरियंस है, उससे उसे पता चलेगा एग्जामिनर को। और ये वाले टॉपिक्स होते हैं। उसके अलावा हमारे पास पैटर्न आ जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, अब पर्सनल स्टेटमेंट का पैटर्न मैंने देखा है, ऐसे का तो फिर भी बच्चों को पता है, पर्सनल स्टेटमेंट का बिल्कुल नहीं पता। पर्सनल स्टेटमेंट में बच्चे पैराग्राफ्स बनाते हैं, कोटेशंस ऐड करते हैं, जो कि बहुत गलत है। जब मैंने आपके पेपर देखे तो उसमें ना मुझे आइडिया हुआ कि आप लोगों को पता ही नहीं है कि पर्सनल स्टेटमेंट का मकसद क्या है। बच्चे, पर्सनल स्टेटमेंट, आप वर्ड को अगर नोट करें तो आपको पता चलेगा आपकी स्टेटमेंट मांगी जा रही है, आपकी पर्सनल क्या स्टेटमेंट है इस बात के ऊपर। कोई भी टॉपिक दिया जाएगा उस पर आपको कहा जाएगा अपनी एक स्टेटमेंट दो। उसमें अगर आप कोटेशंस ऐड करते हैं तो वो तो किसी और की स्टेटमेंट हुई ना। लाइक आप कुछ भी कहते हैं कायदे आज़म ने ऐसे कहा, तो वो तो कायदे आज़म की स्टेटमेंट हुई, आपकी स्टेटमेंट तो ना हुई। तो उन्होंने पर्सनल स्टेटमेंट मांगी। और दूसरी बात, स्टेटमेंट पैराग्राफ्स में नहीं होती। स्टेटमेंट आप स्टार्ट करेंगे और पेज के एंड पे बस एंड कर देंगे। सिर्फ एक पेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसी पे आपने लिखना है। तीसरी बात, पर्सनल स्टेटमेंट में आपने रीजंस देनी होती हैं कि आप इस स्टेटमेंट को कह रहे हो, ठीक है, आपकी स्टेटमेंट है कि ये जो है हेल्पफुल है, लाइक आप विमेन एजुकेशन कह रहे हो कि ज़रूरी है। उसके बाद आपने बताना है कि किस वजह से ज़रूरी है। कोई 3 से 4 रीजंस आपने ज़रूर ऐसी वैलिड देनी है जो कि एग्जामिनर के लिए एक्सेप्टेबल हो और वो इम्प्रेस हो और आपको मार्क्स दे। मैंने देखा है, मैं आपको कोई भी टॉपिक देती हूँ ना कि यूथ का क्या रोल है आज की नेशन बिल्डिंग में, तो आप लोग कहते हो कि हाँ जी यूथ का रोल है। इसी बात को आपने घुमा फिरा के 15-15 बार लिखा हुआ है कि यूथ बहुत रोल प्ले कर सकती है, यूथ कर सकती है, यूथ ऐसे है तो यूथ ये कर सकती है। हालांकि बच्चे ये तो पता है, ये तो स्टेटमेंट में कह दिया गया कि यूथ क्या रोल प्ले कर सकती है। अब आपने बताना है कि कौन कौन से ऐसे रोल हैं जो कि यूथ प्ले कर सकती है। लाइक आप बता सकते हैं कि यूथ के पास आजकल सोशल मीडिया की पावर है, वो उसके ऊपर अवेयरनेस चला के बहुत से रोल मतलब जो है सोसाइटी के लिए कोई भी काम कर सकती है। उसके अलावा आप बता सकते हैं कि यूथ जो है वो एजुकेशन ले अच्छे से और उसके बाद उसे पॉजिटिवली यूज़ करे। ये जो हमारा कंसेप्ट चल रहा है रिश्वत वाला और सिफारिश वाला, उसे ख़त्म करें और अच्छे से सोसाइटी की बिल्डिंग में उसका हेल्प करें। और उसके अलावा आप बता सकते हैं कि आजकल हमारे पास सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, ऑनलाइन अर्निंग हो रही है, तो यूथ जो है इसमें भी अपना बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है। आप अपनी जो है फैमिली उसे सपोर्ट कर सकते हैं। आप इंडिपेंडेंट हो, जो कि अपने पेरेंट्स हैं उनके पैसे पे सिर्फ रिलाई ना करें, खुद कुछ करके दिखाएं। तो ऐसे आप लोगों ने बताना है कि कौन कौन से रोल जो है वो यूथ प्ले कर सकती है। अब इसके अलावा दोबारा पैटर्न पे आ जाते हैं कि पैटर्न क्या है।
एक पैराग्राफ आपने लिखना है, सिर्फ एक पैराग्राफ के अंदर कोई कोटेशंस ना हो, और उसके अंदर आपने स्टार्ट करना है अपनी बात को एक लाइन में एक्सप्लेन करके। अच्छा, बच्चे बार बार पूछ रहे थे नेम बताना है, अपना बताना है कि मैं स्टूडेंट हूँ। नो स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। आज से 5 साल पहले जब ऐसे आते होते थे टॉपिक्स के, आप क्यों लॉ फील्ड चूज़ कर रहे हैं, तब ये होता था कि आप थोड़ा सा बता दें मैं मेरा नाम ये है और मैं बहसीत तालिब इल्म ये कर रहा हूँ। लेकिन अब आपको जब टॉपिक प्रोवाइड किया जा रहा है तो आप एग्जैक्ट टॉपिक के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें। आपका जो नेम वगैरह है वो एग्जामिनर को पता है, आपने फ्रंट पेज पे लिख दिया है, उसकी आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और उन्हें ये भी पता है आप स्टूडेंट हैं, क्योंकि आप लैब टेस्ट दे रहे हैं, जाहिर सी बात है आप स्टूडेंट हैं। तो आपके पास सिर्फ एक पेज है, उसे आप ज़ाया ना करें नाम वगैरह लिखने में। आप डायरेक्ट स्टार्ट करें, टॉपिक को बहुत अच्छा सा डिफ़ाइन करें, अपनी राय मतलब फर्स्ट लाइन में अच्छे से दें। उसके बाद उसकी रीज़न्स देना स्टार्ट करें कि पहली रीज़न ये, इस वजह से मैं ये कह रही हूँ, दूसरी ये है। उर्दू में भी सेम आपने ऐसे ही करना है। एक ही पेज होगा आपके पास, उसी के अंदर आपने कंप्लीट करना है, पैराग्राफ्स नहीं बनाने, कोटेशंस नहीं ऐड करनी। होप सो आपको पर्सनल स्टेटमेंट का पैटर्न समझ आ गया होगा। मैं आपके साथ कुछ सैम्पल्स भी शेयर कर दूंगी। उसके अलावा कौन सी मिस्टेक्स जो आप लोगों ने की, हेडिंग्स दी हुई हैं नहीं करनी, पैराग्राफ्स नहीं बनाने, कोटेशंस नहीं ऐड करनी, रेपिटिशन बहुत ज़्यादा है ऐसे में तो फिर काम है। पर्सनल स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा रेपिटिशन की हुई है आप लोगों ने, वो काम नहीं करना। उसके अलावा बच्चों, मैंने देखा एक पर्सनल स्टेटमेंट मुझे मिली, उसके अंदर आधारों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बोला हुआ था बच्चे ने, तो ये बहुत गलत है। आप लोगों को पता है जो एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा है, अगर वो आपकी राय से एग्री नहीं होता तो वो आपको 0 मार्क्स भी दे सकता है ऐसी किसी बात पे। तो आपने पॉलिटिकल इश्यूज़ पे और इस्लामिक इश्यूज़ पे ऐसी कोई भी बात नहीं करनी जो कि बाइस्ड हो। हर पॉजिटिव बात करने की आपने कोशिश करनी है। मैं एहतराम करती हूँ आप लोगों की, हर किसी की एक एक राय होगी हर टॉपिक के ऊपर, लेकिन आपने एहतियात करनी है। आपके जब जुडिशरी वगैरह के भी टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट्स होते हैं, तो उसमें भी वो आपका माइंड चेक करते हैं कि आप टॉपिक को कितना नेगेटिवली एक्सप्लेन कर रहे हैं या पॉजिटिवली एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको पर्सनल स्टेटमेंट की समझ आ गई होगी। मैं आपके साथ सैम्पल भी शेयर कर देती। फ्यूचर लॉयर्स, पर्सनल स्टेटमेंट का सैम्पल प्रोवाइड करने से पहले उससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं चाह रही हूँ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ कुछ टॉपिक्स डिस्कस करना चाह रही हूँ। मैं आप लोगों की पहले भी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, सैम्पल भी दे चुकी हूँ नोट्स में, लेकिन मैं चाहती हूँ एक बार डिस्कस कर लें जल्दी जल्दी, ताकि अगर कोई आपका टॉपिक मिस हो गया है तो आप लोग उसे देख लें। तो इधर हमें कहा हुआ है नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो आपने ये बताने हैं, इससे रिलेटेड आपसे पर्सनल स्टेटमेंट पूछी जा सकती है और ये पास पेपर का टॉपिक है। आप प्राउड मोमेंट ऑफ योर लाइफ, तो इसमें आपका कोई भी फ़ख्र वाला लम्हा हो सकता है, आपने किसी की हेल्प की हो, कोई ऐसा हो सकता है, या आपकी कोई अचीवमेंट हो तो वो भी आपका प्राउड मोमेंट हो सकता है। उसे आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद इफ़ यू आर अलाउड टू टीच अ क्लास व्हाट विल यू टीच, तो कोई बहुत ज़बरदस्त सा सब्जेक्ट बता के फिर उसके आपने 2-3 रीज़न्स बतानी है कि किस वजह से आप ये वाला टॉपिक टीच करना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास स्पेशल ट्रिप यू टुक एंड हाउ इट अफेक्टेड यू। जब मैंने लेटेस्ट दिया था तो मुझे यही वाला टॉपिक आया था। आपने ट्रिप के बारे में लिखना है, आपने सिर्फ वहाँ की इन्जॉयमेंट्स नहीं लिखनी, वहाँ का कोई मज़े का लेसन जो आपको वहाँ से मिला वो आपने लिखना है, जो एग्जामिनर को इम्प्रेस करे। अ टाइम व्हेन यू हेल्प्ड समवन, आपने किसी की स्टडी में कभी हेल्प की होगी या फाइनेंशियली हेल्प की होगी, तो उसके बारे में आपने इसमें लिख देना है। वट अफेक्टेड कोविड हैव ऑन योर लाइफ, तो उसके बारे में, कोविड के बहुत सारे इफेक्ट्स हुए थे, लोग घरों में बंद हो गए थे, डिप्रेशन का शिकार हो गए थे, लेकिन आपने जब पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है तो पॉजिटिव लिखनी है। आपने इसमें कोई ऐसी हैबिट्स, कोई ऐसी स्किल्स बतानी है जो आपकी पॉलिश हुई कोविड के दौरान। कोई किसी बच्चे ने कोई स्किल पॉलिश की होगी घर बैठे, किसी ने एडिटिंग सीखी होगी, या फिर किसी ने कुरान पाक की तफसीर पढ़ी होगी। ऐसी कोई भी स्किल जो आपकी पॉलिश हुई कोविड के दौरान, आपने उसके बारे में लिख देना है, ताकि आपका पॉजिटिव माइंड पता चले कि ऐसी पैनिक वाली सिचुएशन में भी आपने पॉजिटिव लिया इससे। वट आर यू ग्रेटफुल फॉर, तो कोई भी चीज़ है जिसकी वजह से आप शुक्रगुजार हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, जिन्होंने उर्दू में लिखा है उसके लिए मैंने उर्दू में भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं। जो बातें मैं आपको बता रही हूँ वो उर्दू इंग्लिश दोनों के लिए है, दोनों बच्चे उससे देख सकते हैं। अच्छा, आप किसी भी चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। आप अल्लाह ताला की इतनी आपके ऊपर नेमतें हैं, आप अपने वालिदैन की सपोर्ट के लिए हो सकते हैं। कोई आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं जो कि कई लोगों का ख्वाब है, तो आप उसके लिए हो सकते हैं। उसके अलावा 3 विशेज़ ऑफ माई लाइफ, ये भी कोई ज़बरदस्त सी लिखनी है। आप लोगों ने कोशिश करना है ये लॉ फील्ड से रिलेटेड हो, ताकि आप लोगों का इंप्रेशन अच्छा जाए
एग्जामिनर के ऊपर, व्हाट इज़ बेटर फॉर यूथ, जॉब और बिजनेस। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ये मॉक टेस्ट में भी दे चुकी हूँ टॉपिक, तो इसके बारे में भी आप लोगों ने जब एक चीज़ को प्रेफर भी करना है ना, तो दूसरी को इतना नेगेटिव नहीं दिखा देना। आप लोगों ने ये शो करना है कि वो भी अच्छा है, लेकिन मेरी राय ये है कि बिज़नेस अच्छा है, या फिर जाहिर सी बात है बिज़नेस अच्छा है तो वो किस वजह से अच्छा है। उसके अलावा द रोल यू कैन प्ले टू प्रमोट अवेयरनेस ऑफ एजुकेशन इन योर फैमिली। मैंने आपको बताया था पैटर्न समझाते हुए कि आपसे आपका रोल पूछा जा सकता है, तो इस टॉपिक में आपने अपना रोल बताना है। उसके बाद 11th टॉपिक में भी आपका रोल पूछा हुआ है, कोरोना वैक्सीनेशन में आप कैसे प्रमोट कर सकते थे। ये क्वेश्चन अब तो नहीं आएगा क्योंकि कोविड पेंडेमिक ख़त्म हो गया है, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको एक सैम्पल प्रोवाइड किया था, विल AI रिप्लेस लॉयर्स। ये देखने से तो एक बार के लिए बहुत नेगेटिव लगता है, और हमारी फील्ड में बहुत सी ऐसी बातें भी हो रही होती हैं, लॉयर्स ख़तरे में होते हैं कि हमने इतनी मुश्किल से डिग्री ली या फिर हम डिग्री लेने वाले हैं और AI सब कुछ आकर रिप्लेस कर देगा। तो आपने इसे बहुत पॉजिटिवली यूज़ करना होता है कि AI आएगा लेकिन वो हमें रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि हम उसकी हेल्प लेके अपनी स्किल्स को और ज़्यादा पॉलिश करेंगे और अच्छे से अपनी फील्ड में अपना बेस्ट देंगे। तो आप लोगों को होप सो इसकी समझ आ गई होगी, तो मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ सैम्पल भी। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसे के सैम्पल्स हैं जो कि मैंने आप लोगों को मेल करने का कहा था, तो उसमें से जो मुझे पसंद आए हैं एसेस वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इनमें से कुछ में कुछ मिस्टेक्स भी हैं जो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी कि आपने ये गलतियाँ नहीं करनी। तो ये वाला ऐसे तो मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि इसमें पैटर्न बहुत अच्छे से फॉलो किया हुआ आप लोग देख सकते हैं। एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, 1 2 3 आपको मेन बॉडी के पैराग्राफ्स मिल रहे हैं, देन कंक्लूजन मिल रहा है। प्रेजेंटेशन भी अच्छी है, देखते ही पढ़ने का दिल करता है। उसके बाद हर पैराग्राफ में एक बात ही डिस्कस की गई है, इधर उधर की बातें नहीं हुई। तो आप लोग ये देख सकते हैं, आप लोगों ने इसे ज़रूर रीड कर लेना, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा मैं क्यों कहती हूँ कि एक पैराग्राफ में एक बात करनी है, उसका क्या मकसद है। तो आप लोग इसे रीड करें। इसके अंदर जो एक करेक्शन हो सकती है वो ये कि आप लोग इसके अंदर कोटेशंस ऐड करें, पोइट्री ऐड करें, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा इंप्रेसिव लगेगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी, कोशिश करूंगी व्हाट्सएप चैनल में। और उसके अलावा ये एक और ऐसे है, आप लोग देख सकते हैं, इसके अंदर भी पैराग्राफ्स बहुत अच्छे से बने हुए हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ करेक्शन की ज़रूरत है। मैं आप लोगों को बताती हूँ। पैराग्राफ जो इंट्रोडक्शन का है, आप लोग देखें, इसे थोड़ा सा और लॉन्ग होना चाहिए, थोड़ा सा और बात को वाज़े किया जाए। उसके अलावा जब हम लोग जाते हैं दूसरे पैराग्राफ्स के अंदर, मेन बॉडी के अंदर, तो इफ़ वी वांट्स आवर कंट्री ग्रोथ वी हैव टू अवेयर आवर यूथ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। लकीली टुडे चिल्ड्रन विद बेस्ट फैसिलिटीज़ ऑफ एजुकेशन बट अनलकीली मैनी आर स्टिल अनअवेयर। अब इसके अंदर एजुकेशन को थोड़ा और एम्फेसाइज़ किया जाए और बात को, अपने पॉइंट को और ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट किया जा सकता है अभी इसके अंदर। और आप दूसरे पैराग्राफ्स को भी पढ़ सकते हैं, हर पैराग्राफ के अंदर एक बात डिस्कस हुई है और बहुत अच्छे से डिस्कस हुई है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन मुझे लगा कि इसकी लेंथ कुछ ज़्यादा है। इंट्रोडक्शन हो, 3 से 4 मेन बॉडी के पैराग्राफ, और कंक्लूजन उस तरीके से किया नहीं गया। आप लोग देख सकते हैं कंक्लूजन के अंदर हर बात को दोबारा कंक्लूड करना था, लेकिन ये एक अलग पैराग्राफ है। उसके अलावा इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन के ऊपर एक और है, आप लोग इसे भी रीड कर सकते हैं, ये भी बहुत ज़बरदस्त ऐसे था। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, देन मेन बॉडी के पैराग्राफ्स हैं, सबके अंदर एक एक बार डिस्कस हुई है, एंड देन कंक्लूजन। इसका भी कंक्लूजन उस तरह से कंक्लूड नहीं है, लेकिन काफ़ी बेटर है, और वर्ड लिमिट भी तकरीबन पूरी है। लेकिन इसके अंदर मेन बॉडी के अंदर एक पैराग्राफ और ऐड करना चाहिए, बिकॉज सिर्फ 2 पैराग्राफ्स हैं। और कोटेशंस आप देख सकते हैं, अभी तक मैंने जितने ऐसे आपके साथ शेयर किए, किसी में भी कोटेशन नहीं है, जो कि ज़रूरी है, जिससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अच्छा, उसके अलावा मैं आपके साथ कुछ उर्दू के ऐसे शेयर कर देती हूँ। करप्शन और हमारी मुइशत। अच्छा, इस ऐसे में मुझे क्या पसंद आया, इसमें ये था कि ख़ुद से लिखा हुआ है ये। मैंने बाकी जो एसेस पढ़े हैं उसमें ऐसे लगता है किसी गाइड वगैरह से देख के और वही याद करके लिखा हुआ है। मैं ये नहीं कह रही कि उस वक्त देख के लिखा गया है, उससे याद करके लिखा गया है, लेकिन इसके अंदर ये है कि सारी बातें खुद से लिखी हुई लग रही हैं, जो कि एग्जामिनर को चीज़ बहुत इंप्रेस करती है कि बच्चा खुद जो है सोच के लिख रहा है। लेकिन इस ऐसे के अंदर कुछ मिस्टेक्स हैं, लाइक रेपिटेशन बहुत ज़्यादा है, एक बात को बार बार रिपीट किया गया है, और कहीं अदारों के ख़िलाफ़ कुछ स्ट्रिक्ट बातें की गई हैं जो कि आपने नहीं करनी। लेकिन ओवरऑल ये ऐसे अच्छा था और उर्दू में लिखने वालों के लिए बहुत बेस्ट सैम्पल है।
उसके अलावा एक और उर्दू का मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, पैराग्राफ्स अच्छे से बने हुए हैं और इसके अंदर इसने ये इस्लाम से रिलेटेड आयत का जिक्र किया है कि इकरा से स्टार्ट हुआ, पढ़ने की बात हुई है। तो तालीम में मैं चाह रही थी हर बच्चे ने ये चीज़ें ऐड की होती, इस्लाम से रिलेटेड कोई ना कोई आप आयत वगैरह ज़रूर ऐड कर दें, वो अच्छा इंप्रेशन जाता है। लेकिन इसमें मिस्टेक क्या है, ये छोटा है। इसके अलावा एक लाइन इसकी और थी, लेकिन ये भी इनफ नहीं है, 200 वर्ड्स कंप्लीट नहीं होते। तो इसलिए आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है। होप सो आप लोगों को एसेस की समझ आ गई होगी। एक और आप लोग सैंपल देख सकते हैं इसके अंदर, ये देखें, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप लोग इसे रीड कर सकें। लेकिन इसमें मिस्टेक क्या है, एक तारुफ की हेडिंग दी हुई है जो कि आपने नहीं देनी है, ऐसे हेडिंग्स अलाउ नहीं है। आपने सिर्फ नेम की हेडिंग देनी है जो टॉपिक का नेम है, उसके बाद लिखना स्टार्ट कर देना है। बट ओवरऑल इसके पैराग्राफ्स अच्छे बने हुए, ये नतीजा की हेडिंग भी नहीं देनी। वैसे इसके पैराग्राफ्स अच्छे बने, इंट्रोडक्शन है, देन आपको नज़र आ रहा है कि 3 मेन बॉडी के पैराग्राफ्स हैं और एक कंक्लूजन। ये इनफ होता है एक ऐसे के लिए। तो होप्स आपको समझ आ गई होगी इसकी भी। फ्यूचर लॉयर्स एसे और पर्सनल स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद बारी आती है एमसीक्यूज़ की। तो एमसीक्यूज़ में सबसे पहले हम इंग्लिश पोर्शन करते हैं जो कि 20 मार्क्स का है। 20 एमसीक्यूज़ आने वाले हैं इंग्लिश से। तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से एमसीक्यूज़ आएंगे। लेट्स मूव टूवर्ड द इंग्लिश। तो अच्छा, इंग्लिश से हमारे पास सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, प्रेपोजिशन आते हैं, कंप्लीट सेंटेंस आते हैं, उसके अलावा एक्टिव पैसिव आते हैं, स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए आ जाते हैं, और उसके अलावा आपके पास कुछ अच्छा टेंसेस में से आ जाते हैं आपके पास। तो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ कि इन्हें आपने कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम, अब हमने उसका सिमिलर मीनिंग बताना होता है। आई नो कि आप सबको पता होगा सिनोनिम एंटोनिम में क्या करना होता है, लेकिन मैं रिवीजन में इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपके माइंड से स्किप हो गया तो आप दोबारा सुन लेंगे तो आपको याद रहेगा अब 2 दिन के लिए, क्योंकि 1 दिन के बाद तो आपका टेस्ट है ना। सिनोनिम्स में आपने सिमिलर मीनिंग बताने होते हैं और एंटोनिम में आपने उसका ऑपोजिट मीनिंग बताना होता है। जैसे अल्फाज मुतरादिफ में आपने मीनिंग बताना होता है और अल्फाज मुतजाद में ऑपोजिट बताना होता है। मुतजाद एंटोनिम होते हैं और मुतरादिफ सिनोनिम होते हैं। तो आप इधर देख भी सकते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल दिया। प्रीडेटर का सिनोनिम जो है वो हंटर होता है, लेकिन प्रीडेटर का ही अगर एंटोनिम पूछें तो वो शिकार जो है वो होता है, प्रे होता है। मैंने इधर कुछ सैम्पल के लिए आपको वर्ड्स दिए हैं, आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, मुझे बार बार स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि क्या आपके नोट्स वाले प्रिपेयर कर लें सिनोनिम एंटोनिम तो पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ऐसी कोई भी गारंटी नहीं दे सकता आपको कि ये वाले कुछ सिनोनिम एंटोनिम में ये प्रिपेयर कर लें तो पेपर में ये आ जाएंगे, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। इतने सारे वर्ड्स हैं, एग्जामिनर कोई भी वर्ड दे सकता है, लेकिन आपको कुछ ट्रिक्स बताई जा सकती हैं जिनको देखते हुए आप कोई भी अगर आता है तो उसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं, इनके आपको एंटोनिम बताने हैं। आपसे पूछा गया एंटोनिम बताना है। अ डिसरिस्पेक्टफुल पर्सन इज़ नॉट, जो डिसरिस्पेक्टफुल है तो वो क्या नहीं होगा। डिसरिस्पेक्टफुल जाहिर सी बात है बैड मैनर्ड होगा, नर्वस भी हो सकता है, विलिंग भी हो सकता है, लेकिन वो ओबीडियंट नहीं हो सकता। डिसरिस्पेक्टफुल का ऑपोजिट ओबीडियंट होगा। आपने देख लेना है कि इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है, उसके बाद जो रह जाएगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद एक और हम लोग देख लेते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू निगोशिएट विद आरिफ, यानी आरिफ के साथ निगोशिएट करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो स्टबन है। अब तो अगर स्टबन का आपसे मीनिंग पूछ लिया जाए, यानी सिनोनिम पूछ लिया जाए तो परसिस्टेंट लगाएंगे, अगर एंटोनिम पूछ लिया जाए तो फ्लेक्सिबल लगाएंगे, क्योंकि आपको पता चल रहा है जिसके साथ निगोशिएट करना मुश्किल हो रहा है तो यानी कि वो परसिस्टेंट बंदा है, लेकिन अगर उससे निगोशिएट करना आसान हो रहा है तो वो फ्लेक्सिबल है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और है, यूर आइडियाज़ आर क्वाइट मिक्सड अप एंड लेक। अगर मिक्सड अप है तो उसमें क्या नहीं होगा, क्लैरिटी नहीं होगी। तो क्लैरिटी मिक्सड अप का एंटोनिम है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है, टुडे नोरीन इज़ वेयरिंग अ कलरफुल ड्रेस एंड शी डज नॉट लुक डैश एट ऑल। अगर किसी ने कलरफुल ड्रेस पहना हुआ है तो जाहिर सी बात है वो डल नहीं लग रहा होगा। ठीक है। वाइब्रेंट तो वो लगेगा, तो कलरफुल का सिनोनिम वाइब्रेंट आ जाएगा, लेकिन आपने एंटोनिम बताना है तो डल इसका ठीक ऑप्शन होगा। उसके बाद हमारे पास अच्छा सिनोनिम्स पूछे हुए हैं। इफ़ यू क्विट अ प्लेस यू मेक इट। आपने स्टेटमेंट को मीनिंग उर्दू में देख लेना है उसका। अगर आपने एक जगह छोड़ दी तो आपने उसे क्या बनाया, एम्प्टी, आपने उसे खाली छोड़ दिया। ऑक्यूपाई, प्रिजर्व और यूज़फुल ये तीनों इसके नहीं आएंगे, आप देख सकते हैं। छोड़ने से क्या वो जगह ऑक्यूपाई हो जाती है? नहीं, यूज़फुल भी नहीं हो जाती, वो एम्प्टी हो जाती है। उसके बाद हमारे पास है, अ हेफ्टी पर्सन हैज़ अ बिल्ड, तो इसका होगा हैवी।
उसके बाद द एरोमा ऑफ फूड इज़ इट्स, ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा बिकॉज फूड का कलर भी होता है, टेस्ट भी होता है, स्मेल भी होती है, इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं, लेकिन एरोमा का एग्जैक्ट जो सिनोनिम है वो स्मेल होता है, तो सी ऑप्शन आपका ठीक होगा। उसके बाद डिटर्मिन का, अब कुछ ऐसे भी आ जाते हैं जिनमें स्टेटमेंट नहीं होती, तो उसे आपने कैसे करना है, आप इसके ऑप्शन ज़रा देखें। इरेजोल्यूट यानी जिसका कोई रेजोल्यूशन नहीं है, वीक भी वही हुआ, अनडिटर्मिन्ड भी वही हुआ, यानी ये तीनों गलत हैं, लाइक जो वीक पर्सन है उसके हैं। लेकिन डिटर्मिन का फिर क्या होगा, पर्पसफुल। बाकी तीन ऑप्शंस का तकरीबन सेम मीनिंग है, जो ऑप्शन बिल्कुल डिफरेंट है वही करेक्ट ऑप्शन है आपका। उसके बाद हमारे पास, अच्छा मैं आपको कुछ टिप्स दे देती हूँ। आपने ना 4 MCQs है ना, उसमें से पहले देख लेना है कि कौन सा ऑप्शन कंफर्म है कि ये गलत है, उसे आपने साइड पे करते जाना है। देन एंड में जो आपके पास ऑप्शंस रह जाएंगे 1 या 2, उनमें से आपने जो बेस्ट पॉसिबल हुआ उससे आपने क्लिक कर देना है, आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आते हैं कंप्लीट सेंटेंस करने के लिए आ जाते हैं। उसमें हमने क्या करना होता है, उसमें आपने देखें, डिड यू डिज़ाइन द डैश क्लोथ्स फॉर द पार्टी, इसमें आपने वर्ब को ठीक वाली वर्ब को लगाना होता है, तो आप इसमें चिल्ड्रंस लगाएंगे और एपोस्ट्रोफी वाला चिल्ड्रंस आएगा इसके अंदर। उसके बाद है हरी अप यू आर डैश लेट फॉर द इंटरव्यू, तो आपको क्या लग रहा है इसका ठीक होगा, जस्ट लेट या गोन लेट या अनटिल लेट, इसका ठीक होगा ऑलरेडी लेट फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, आई नीड अ थ्रेड एंड नीडल टू स्टिच द बटन दैट हैज़ कम ऑफ आएगा इसका। उसके बाद है द फर्स्ट पेयर ऑफ जीन्स, इसका आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि कौन सा इसका। फ्यूचर लॉयर्स इंग्लिश पोर्शन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रेपोजिशंस है, जिसमें से MCQs 3-4 ज़रूर आ जाते हैं और वो कोई तुक्का नहीं चलता, उसके अंदर आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अभी मैं आपको प्रेपोजिशंस भी समझा देती हूँ बहुत ईजी वे में, इंशाल्लाह आपको वो बहुत ईजी लगेंगी। अभी मैं आपको बताऊँगी प्रेपोजिशन होती क्या है और उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और कौन सी ट्रिक्स हैं जिनसे आप उन्हें सोल्व कर सकते हैं, और कुछ पास्ट पेपर के MCQs भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो प्रेपोजिशन होती क्या है, वो नाउन और प्रोनाउन को कनेक्ट करती है टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। जैसे हमारे पास इधर एग्जांपल्स हैं, इन, एन, इन, ओन, ऑफ, बाय, अंडर। आप इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो प्रेपोजिशंस होती हैं, जो कि किसी भी चीज़ की पोजीशन बताती हैं आपको और उसके वर्ड के साथ रिलेशन को बताती हैं कि क्या उसका कनेक्शन है, वो किसी चीज़ के ऊपर पड़ा है, नीचे पड़ा है, या फिर क्या है, किसी के बारे में बात हो रही है, किसी के लिए बात हो रही है, ये प्रेपोजिशंस हमें बताती हैं। प्रेपोजिशंस हमारे पास 3 टाइप की होती हैं। इसमें हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन आती है, जिसमें हमें पता चलता है कि कोई चीज़ कहाँ पड़ी है। इसे हम प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन भी कहते हैं, कि उसकी पोजीशन बताती है, उसकी लोकेशन बताती है। उसके अलावा कोई एक्शन कब हुआ, यानी प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, उसे हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम कहते हैं, जिसमें किसी चीज़ का बताया जाए कि वो कब हुआ। उसके अलावा एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ अगर कनेक्शन बताया जाए तो उसे हम प्रेपोजिशन ऑफ रिलेशन कहते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ रिलेशनशिप भी उसे कहते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स हैं हमारे पास प्रेपोजिशंस की, उसमें मैं आपको बता दिया, टाइम भी, रिलेशनशिप भी बता दिया। अब हम देख लेते हैं कि इन्हें हमने सोल्व कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमारे पास, अच्छा मैं आप लोगों को बताती हूँ एक एक करके कि लोकेशन में कौन कौन सी प्रेपोजिशन आती हैं और वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होती हैं। हमारे पास एक इन आता है, उसका मतलब होता है अंदर, यानी बुक इन द बैग। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है तो उसे हम इन यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया बुक इन द बैग है, या फिर पेंसिल इन द बॉक्स है। और एक हमारे पास होता है ऑन, जिसका मतलब होता है ऊपर, यानी किसी भी फ्लैट सरफेस के ऊपर अगर कुछ पड़ा है तो उसके लिए हम ऑन यूज़ करेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, जो सरफेस है वो बड़ी होनी चाहिए और जो चीज़ ऊपर पड़ी है वो छोटी होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि लैपटॉप ऑन द टेबल, ठीक है, लैपटॉप फ्लैट सरफेस पे पड़ा है टेबल के ऊपर, तो हम लोग उसे कहेंगे लैपटॉप ऑन द टेबल है। उसके अलावा हमारे पास एक वर्ड यूज़ होता है एट लोकेशन में भी यूज़ होता है, टाइम में भी यूज़ होता है। अभी मैं आपको लोकेशन के लिए बताती हूँ कि लोकेशन के लिए किस लिए यूज़ होता है। अगर हमें कोई स्पेसिफिक लोकेशन बता दी जाए, लाइक आपको बता दिया जाए कि हमें मिलना है एट बस स्टॉप या फिर एट कॉफ़ी शॉप, एग्जैक्ट लोकेशन अगर बता दी, स्पेसिफिक लोकेशन बता दी, तो हम एट यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हमें
कोई चीज़ है वो किसी चीज़ के नीचे पड़ी है तो हम अंडर भी यूज़ कर सकते हैं, बिलो भी यूज़ कर सकते हैं। पर हम कब अंडर यूज़ करेंगे और कब बिलो यूज़ करेंगे तो मैं आपको ये बता देती हूँ। अगर वो चीज़ किसी चीज़ के बिल्कुल नीचे है, डायरेक्ट नीचे, जैसे कैट अंडर द टेबल है और वो उसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन में भी नहीं है तो हम अंडर यूज़ करेंगे। लेकिन अगर वो उससे डायरेक्ट कनेक्शन में है तो हम बिलो यूज़ करेंगे। लाइक अगर हम लोग कहें कि स्कोर बिलो एवरेज है, ठीक है, ऑफिस बिलो द रेस्टोरेंट है, उसका कनेक्शन है लेकिन उसे हम बिलो यूज़ करेंगे, अंडर यूज़ नहीं करेंगे। उसके अलावा एक वर्ड होता है ओवर, जिसका मतलब होता है के ऊपर। अबव का मतलब भी के ऊपर होता है, पर कैसे पता लगेगा कि कब ओवर यूज़ करना है, कब अबव यूज़ करना है। तो इसमें यह है कि अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है और उसके साथ टच हो रही है, फिज़िकली टच हो रही है, तो हम ओवर यूज़ करेंगे। बट अगर वो इन टच नहीं है तो अबव यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड, बच्चे के ऊपर है ब्लैंकेट, वो उसके साथ टच हो रही है, हम ओवर यूज़ करेंगे। अम्ब्रेला ओवर आएगी क्योंकि हमने उसे पकड़ा हुआ है हैंड से, वो टच हो रही है। लेकिन जो फ़ैन है वो हमारे लिए अबव होगा क्योंकि उसे हम टच नहीं कर पा रहे। बर्ड जो है वो अबव होगा क्योंकि कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बर्ड ऊपर है, हम नीचे हैं, हम उसे ओवर नहीं कहेंगे, हम अबव कहेंगे। उसके अलावा हमारे पास टाइम के लिए जो होते हैं उसमें हमारे पास 3 यूज़ होती हैं प्रेपोजिशंस, एट, इन, ऑन। अब एट कब यूज़ होता है? जब हमें स्पेसिफिक टाइम बता दिया जाए, लाइक एट 3 o'clock या एट नाइट, एट इवनिंग, एट मॉर्निंग, एट 5 o'clock। एग्जैक्ट स्पेसिफिक टाइम बता दिया तो हम एट यूज़ करेंगे। लेकिन अगर साल या महीनों की बात हो रही है, लाइक 2025 या फिर इन जून, तो हम लोग इन यूज़ करेंगे। हमें ईयर और मंथ की बात हो रही है तो इन यूज़ करना है। डे या डेट की बात हो रही है तो हमने ऑन यूज़ करना है। होप सो आपको इतनी समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ रिलेशनशिप आते हैं कुछ, जिसमें हमारे पास आता है ऑफ, विद, बाय, फॉर, अबाउट, फ्रॉम। तो ये कब यूज़ होते हैं? ऑफ हम यूज़ करते हैं किसी की रिलेशनशिप के लिए, लाइक का, की, के लिए। कलर ऑफ कार इज़ रेड, ठीक है। पेजेस ऑफ बुक आर ओल्ड, ऑफ उस किसी चीज़ के बताए जा रहे हैं तो हम ऑफ यूज़ करेंगे। विद यूज़ होता है कंपेनियनशिप के लिए, लाइक कॉफ़ी विद मिल्क, स्टडी विद माई फ्रेंड, गोइंग विद माई ब्रदर। कंपेनियनशिप का पता लगा। बाय कब यूज़ होता है? अगर हमने थ्रू समवन कोई चीज़ करनी है, लाइक दिस बुक इज़ रिटन बाय मी, दिस फिल्म इज़ डायरेक्टेड बाय माई फ्रेंड। किसी के ज़रिए कोई काम हो रहा है, बाय यूज़ हो जाएगा। फॉर कब यूज़ होता है? फॉर यूज़ होता है के लिए, फॉर रीज़न, किसी भी रीज़न के लिए अगर कोई हो रहा है, लाइक गिफ्ट फॉर यू, आपके लिए है। मेडिसन फॉर यू, स्टडी फॉर गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स के लिए स्टडी की जा रही है तो फॉर यूज़ होगा। अबाउट कब यूज़ होता है? किसी चीज़ के बारे में अगर बात करनी है। टॉक अबाउट प्रोजेक्ट होगा, वरीड अबाउट एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक बचता है फ्रॉम। फ्रॉम कब यूज़ होता है? फ्रॉम का मतलब होता है से, लाइक आई एम फ्रॉम पंजाब, दिस गिफ्ट इज़ फ्रॉम माई मदर, दिस मैसेज फ्रॉम रिमशा। तो फ्रॉम वर्ड से के लिए यूज़ होता है। होप सो आपको प्रेपोजिशन समझ आ गई होंगी। तो अब हम कुछ पास्ट पेपर के MCQs डिस्कस करते हैं, जिससे हमें पता लग जाएगा कि कौन सी प्रेपोजिशन हमें समझ आ गई है और कैसे इसमें ये वाली ही यूज़ होगी। अच्छा, असलम लाइक्स टू स्टे डैश होम एंड वॉचिंग टीवी शो। मैंने आपको बताया था अगर आपको एग्जैक्ट स्पेसिफिक लोकेशन बता दी है तो आपने एट यूज़ करना है। उन्होंने बता दिया असलम लिव्स टू स्टे लाइक्स टू स्टे डैश होम, होम बता दी, एग्जैक्ट स्पेसिफिक लोकेशन बता दी तो आप एट यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक MCQs है, द फ्लाइट टू इस्लामाबाद लीव्स डैश 4 PM। मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक टाइम बता दिया तो क्या यूज़ करना है? एट यूज़ करना है। स्पेसिफिक टाइम आपको बता दिया है तो आप एट यूज़ करेंगे। ही वॉकड डैश द स्ट्रीट। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है स्टूडेंट्स। अब ये ही वॉकड ऑन द स्ट्रीट कई बच्चे लगा देंगे, पर ये बहुत गलत है। इसके 2 ऑप्शंस ठीक हो सकते हैं, एक डाउन एक टू, लेकिन इधर इसका ठीक ऑप्शन डाउन होगा। किस वजह से? इसका एक ट्रिक होता है, अगर आपने किसी जगह पहुंचना है ना, अगर इधर होता है ही वॉकड डैश द पार्क तो हम यूज़ करते हैं ही वॉकड टू द पार्क, क्योंकि उधर उसने जाना है। लेकिन अब किसी चीज़ के साथ अगर चल रहा है अलोंग द स्ट्रीट, समझो वो चल रहा है तो क्योंकि स्ट्रीट तक तो उसने नहीं पहुंचना, हमें पता है वो स्ट्रीट पे चल रहा है, तो हम कहेंगे डाउन द स्ट्रीट। अगर किसी चीज़ के अलोंग वो चल रहा है तो उसे डाउन वर्ड यूज़ करते हैं। होप सो आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास है ही कैन स्विम डैश द पूल।
तो इसका क्या आएगा, आप सबको पता होगा, इन द पूल आएगा, किसी चीज़ के अंदर है तो आप इन यूज़ करेंगे। उसके बाद साइन योर नेम डैश द डॉटेड लाइन एट द एंड ऑफ द एडमिशन फॉर्म। अब मैंने आपको बताया था अगर सरफेस कोई फ्लैट सरफेस है उसके ऊपर कोई चीज़ है तो हम ऑन यूज़ करते हैं ऊपर, तो डॉटेड लाइन जो है वो एक फ्लैट सरफेस है, उसके ऊपर हमने साइन करने हैं तो हम ऑन यूज़ करेंगे इधर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है देयर वर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डैश द प्रोटेस्ट, तो इसमें क्या आएगा, इन द प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट में कितने हज़ारों लोग थे तो इन यूज़ होगा क्योंकि में बोला जा रहा है। उसके बाद द बॉयज़ आर स्टैंडिंग डैश द इंट्रेंस ऑफ द स्कूल गेट। इंट्रेंस ऑफ स्कूल गेट जो है वो एक एग्जैक्ट लोकेशन है, एग्जैक्ट स्पेसिफिक लोकेशन है, तो हम एट यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया उसमें रूल, द स्कूल मीटिंग बिगिनस डैश 4 PM शार्प। आपको स्पेसिफिक टाइम बता दिया तो एट यूज़ करेंगे। होप सो आपको प्रेपोजिशंस भी समझ आ गई होंगी। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। फ्यूचर लॉयर्स हमने ऐसे भी रिवाइज़ कर लिया, पर्सनल स्टेटमेंट भी रिवाइज़ कर लिया और इंग्लिश पोर्शन भी रिवाइज़ कर लिया। अब बारी है उर्दू पोर्शन की। तो उर्दू पोर्शन बहुत इजी है लेकिन ये भी कुछ बच्चों को डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो आज हम इसे भी बहुत इजी वे में देख लेते हैं। पहले तो देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या होता है उर्दू में। तो उर्दू में हमारे पास वाहिद जमा आते हैं, अल्फाज मुतरादिफ आते हैं, अल्फाज मुतज़ाद आते हैं, मुज़क्कर मुनस होते हैं, और उसके अलावा हमारे पास ग्रामर आती है, और हमारे पास इसके अलावा कुछ सेंटेंसेस आते हैं जिन्हें आपने करेक्ट करना होता है, वो गलत लिखे होते हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन। वाहिद जमा, आई होप सो इन सब चीज़ों का आपको पता होगा, लेकिन मैं आपकी रिवीजन करवा रही हूँ इसलिए आपको दोबारा रिमाइंड करवा रही हूँ कि अगर आपके माइंड से कोई भी चीज़ स्किप हो गई हो तो वो आपको अभी पता चल जाए। वाहिद जमा में हमें पता है कि वाहिद एक चीज़ होती है और जमा ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो अगर किसी चीज़ का वाहिद दिया हुआ है आपने जमा लिख देना है, जमा दिया हुआ वाहिद पूछा हुआ आपने वाहिद लिख देना है। उसके लिए आपको कुछ वाहिद जमा को प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, आपको पता लग जाएगा कि किस किस टाइप के आते हैं। जैसे आप इधर भी देख सकते हैं कि अदीब को आपने अदीबे नहीं लिखना, अदबा लिखना है, ठीक है। सदा सदाएँ होती हैं, सबब असबाब होते हैं, ऐसे हर किसी के डिफरेंट होते हैं। तो आपने अपनी उर्दू ग्रामर खोलनी है जो कि 9, 10 या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की आपके पास होगी, उधर आपको ये मिल जाएंगे। आपने उधर से कुछ रीड कर लेने और आपका ये पोर्शन हो जाएगा। उसके अलावा हमारे पास मैंने आपको कुछ प्रोवाइड किया, आप इनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको मुज़क्कर मोनस बताती हूँ। मुज़क्कर जो है वो आपका मैस्कुलिन होता है, मोनस फेमिनिन होता है। मुज़क्कर को हम नर भी कहते हैं और मोनस को मादा भी कहते हैं। असल में मुज़क्कर मेल के लिए और मोनस फीमेल के लिए यूज़ होता है। जैसे लड़का मुज़क्कर है तो उसकी मोनस लड़की होगी, माली मुज़क्कर है तो उसकी मोनस जो है वो मालन होगी। ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं लेकिन आपने इसे भी देख लेना है। मैंने यहाँ पर आपको कुछ प्रोवाइड भी कर दी है, आपने इसे देख लेना है। लाइक बलोची का बलोचन हो जाएगा, उसके अलावा पारसी का पारसन हो जाएगा, बढ़ई का बढ़ायन हो जाएगा, बहनोई का बहन हो जाएगा। इस टाइप के मुज़क्कर मोनस होते हैं। ये कुछ मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं जिनके एंड पे हे लग जाता है। शायर को शायरा कर दें, जाहिद को जाहदा, तालिब को तालबा, ये भी आपने रीड कर लेने हैं। फिर ये कुछ वर्ड्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं जो कि सिर्फ मोनस होते हैं, इनका कोई भी मुज़क्कर नहीं होता। जैसे हवा होती है, कतार होती है, ठीक है, इनमें से किसी का भी मुज़क्कर नहीं होता। उसके बाद ये मैंने आपको कुछ प्रोवाइड किए हैं, या आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, आपको पता लग जाए। और उसके बाद अल्फाज मुतज़ाद आते हैं। अल्फाज मुतज़ाद एंटोनिम्स होते हैं, ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं। अब जो भी आपको वर्ड दिया जाएगा उसका आपने ऑपोजिट बताना है। जैसे अच्छा का बुरा हो जाएगा, काला का सफ़ेद हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कुछ प्रोवाइड किए, आप देख सकते हैं। सस्ता अगर अल्फाज है, लफ्ज़ है, उसका हम ऑपोजिट करेंगे तो वो महंगा हो जाएगा। कल आज हो जाएगा मोहब्बत, नफ़रत, फ़ानी, बाकी, तोड़ना, जोड़ना, इस टाइप के। और इन्हें आप प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको पता लग जाए आपको कितने अल्फाज मुतज़ाद आते हैं। अल्फाज मुतरादिफ में आपने सिनोनिम यानी मीनिंग बताना होता है उसका, तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। ये देखें मैंने आपको कुछ प्रोवाइड किए हैं। उम्दा का मुतरादिफ क्या होगा, आला। अगर आपने मेरे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए हैं तो उसके अंदर भी मैंने आपको मुतरादिफ प्रोवाइड किए थे। आपको आइडिया हो गया होगा कि कितने ईजी अल्फाज मुतरादिफ एग्जामिनर देता है। उसके अलावा ये मैंने आपको प्रोवाइड किया, आप इसे ज़रूर रीड कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद कुछ गलत जुमले आते हैं जिन्हें आपने ठीक करना होता है। तो इसमें बहुत से बच्चे गलती करते हैं, आप लोगों ने इसे ज़रूर पढ़ लेना है। लाइक हमारे पास है वो दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा है। कुछ बच्चों को लगेगा बिल्कुल ठीक तो है, लेकिन दिन ब दिन कोई वर्ड नहीं होता, रोज़ बरोज़ वर्ड होता है। नाहीद, ये सुनकर हक्की बक्की रह गई। नाहीद बेशक फ़ीमेल है लेकिन हक्की बक्की कोई वर्ड नहीं, हक्का बक्का ही आएगा। उसके अलावा मैंने कुछ और भी प्रोवाइड किया, आप देख सकते हैं। मैंने इनके अहकामात पर अमल किया, लेकिन अहकामात नहीं होता, मैंने इनके अहकाम पर अमल किया। हुक्म उसका सिंगुलर है यानी वाहद है, उसका अगर हम
जमा करेंगे वाहद का जमा तो हुक्म का अहकाम हो जाएगा, अहकामात नहीं होगा। शोर ना डालो, ये कुछ भी नहीं होता, शोर ना करो होता है, ठीक है। मेरी कलम किसके पास है, मेरी कलम नहीं होता, मेरा कलम होता है। होप सो आपको इसका भी आइडिया हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास उर्दू के पोर्शन में हमारे पास ग्रामर भी आती है, तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं। कुछ ज़्यादा मुश्किल ग्रामर नहीं आती, मैं अभी आपको बता दूँगी, बस आपने वही प्रिपेयर करनी है। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले हर्फ़ आता है। तो हर्फ़ क्या होता है, वो एक लफ्ज़ होता है जो कि अकेले कोई भी मानी नहीं देता, उसको अगर बाकी अल्फाज के साथ जोड़ेंगे ना तो फिर उसका कोई मीनिंग बनेगा। तो वो कौन से हर्फ़ होते हैं, जैसे पर, के, से, में, को, आपको ये नज़र आ रहा होगा। जैसे हम कह सकते हैं कि किताब मेज़ पर है, तो पर वैसे अकेला मानी नहीं देगा, लेकिन जब एक जुमले में आता है तो फिर उसका कोई मीनिंग बन जाता है, तो इसे हम हर्फ कहते हैं। और उसके अलावा लफ्ज़ क्या होता है, लफ्ज़ वो होता है जो कि अकेला भी कोई ना कोई मानी दे रहा होता है, उसका कोई ना कोई मफहूम होता है। जैसे इल्म, इंसाफ, पाकिस्तान, ये सब लफ्ज़ हैं। और लफ्ज़ से बनता है जुमला। वैसे हम उससे पहले हम देख लेते हैं लफ्ज़ की दो टाइप्स हैं, एक कलमा, एक महमल। कलमा क्या होता है, जिसका कोई मानी हो, और महमल वो होता है जिसका कोई मानी ना हो। तो अब हम देखते हैं, अगर रोटी वोटी हमारे पास है तो रोटी कलमा है, वोटी महमल है हमारे पास, ठीक है। हमें पता लग गया कि लफ्ज़ की दो टाइप्स हैं, एक कलमा, एक महमल। कलमा का मानी होता है, महमल का मीनिंग नहीं होता। उसके बाद हमारे पास जुमला आता है। अल्फाज को अगर हम मिलाते हैं ना तो वो एक जुमला बन जाता है। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो मुकम्मल मफहूम दे और बात पूरी करे। आप इधर देख सकते हैं, मैं स्कूल जा रहा हूँ, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, ये सब पूरे पूरे जुमले हैं। उसके बाद हमारे पास इसम की टाइप्स आती हैं लेटेस्ट में। कुछ टाइप्स उसकी मीनिंग के लिहाज से होती हैं और कुछ होती हैं उसकी इकसाम बनावट के लिहाज से। तो सबसे पहले हम मीनिंग के लिहाज से देखते हैं। दो टाइप्स हैं, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, इसम मारफा और इसम नकरा। हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। इसम मारफा किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह को कहते हैं, यानी कि कोई स्पेसिफिक चीज़ बता दी है, ख़ास है, जो कि तो उसमें हमारे पास आता है अली, पाकिस्तान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह, ऐसे कोई कायदे आज़म बोल दिया या मीनार पाकिस्तान बोल दिया, ये सब इसम मारफा है। लेकिन जो कॉमन चीज़ें, आम चीज़ें हैं, जैसे लड़का, किताब, परिंदे, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो इसम नकरा होती हैं। उसके बाद हमारे पास इसम की इकसाम आती है बनावट के लिहाज से। तो बनावट के लिहाज से हमारे पास तीन टाइप्स हैं इसम की। सबसे पहली टाइप हमारे पास है इसमें जामद। इसमें जामद में क्या होता है, इसमें जामद ऐसा इसम जो किसी और लफ्ज़ से नहीं निकला बल्कि अपने आप में मुकम्मल हो। अच्छा, इसमें जामद ना तो किसी से निकलता है और ना ही इससे कोई और लफ्ज़ बनता है, यानी कि जैसे पत्थर है, ना तो पत्थर किसी और लफ्ज़ से बना है, ना ही पत्थर से कोई और लफ्ज़ बन सकता है। यानी ये ना तो किसी से डिराइव होते हैं और ना ही इनसे कोई और वर्ड डिराइव होते हैं, ये अपनी असल हालत में रहते हैं, इसलिए हम इसे इसमें जामद कहते हैं। उसके बाद हमारे पास इसमें मसदर आता है। इसमें मसदर खुद किसी लफ्ज़ से नहीं निकलता, लेकिन इससे आगे कोई और लफ्ज़ निकल सकते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, चलना, सोना, बोलना, ये सारे मसदर हैं। तो अभी हम देखेंगे कि इनसे जो अल्फाज निकलते हैं वो कौन से होते हैं। इसमें मश्तक होते हैं। इसमें मश्तक वो होते हैं जो कि ख़ुद भी किसी से निकलते हैं और इनसे भी आगे कोई ना कोई लफ्ज़ निकल सकता है। जैसे पढ़ना हमने देखा था मसदर है, तो पढ़ने वाला मश्तक होगा। बोलना मसदर है, बोलने वाला मश्तक होगा। हमें पता चल गया कि मश्तक ख़ुद भी किसी से निकलते हैं, इनसे आगे भी कोई और वर्ड बन सकता है। फ्यूचर लॉयर्स, ऐसे राइटिंग, पर्सनल स्टेटमेंट, इंग्लिश पोर्शन, उर्दू पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं इस्लामियत की तरफ। तो इस्लामियत के मैं आपको टॉपिक्स बता देती हूँ कौन कौन से आपने तैयार करने हैं, और मैंने नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं व्हाट्सएप चैनल पे, आपने वहाँ से उसे प्रिपेयर कर लेना है। तो मूव करते हैं। होली कुरान से रिलेटेड आपके जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, लाइक कितनी सूराज हैं, कितने सजदे हैं, कितने रुकू हैं, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। किस सूरत से पहले बिस्मिल्लाह नहीं आती, किस सूरत में एक बार फिर बिस्मिल्लाह आती है, इस टाइप की हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद कुछ कुरानिक नॉलेज से रिलेटेड एमसीक्यूज़ और भी आ जाते हैं, लेकिन लाइक किसी सूरत का मीनिंग पूछ लिया जाता है, लाइक बकरा का मीनिंग क्या है, नमल का मीनिंग क्या है। ऐसे इंपॉर्टेंट सूराज को आपने तैयार रखना है। हार्ट ऑफ कुरान कौन सी सूरत है, ऐसी वाली चीज़ें आपको, सबसे बड़ी सूरत, सबसे छोटी सूरत, ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए, उनके पेरेंट्स के नाम, उनकी दाई का नाम, उसके बाद उनके चचा का नाम, उनके दादा का नाम, उसके बाद कितने साल उन्होंने नबूवत से पहले कितने साल गुजारे, मक्का में कितने साल गुजारे, मदीना में कितने साल गुजारे, कितनी बैटल्स में वो कितनी बैटल्स की उन्होंने। उसके अलावा उनकी लाइफ से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, कौन सी मतलब जब कुरान नाजिल होना शुरू हुआ तो कौन से गार में थे,
इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट से रिलेटेड आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद बैटल्स ऑफ इस्लाम आ जाती हैं, जितने भी गज़वात हुए हैं, गज़वा बदर, ओहद, खंदक, सब का आपको, मैंने तो सिर्फ 3 बताया, आपने सब प्रिपेयर करने हैं। उनका बेसिक नॉलेज लेना है कि कितने जो है मुसलमान थे, कितने कुफ़ार थे, कौन जीता, कितने शहीद हुए, कितने ग़ुलाम बने, किस हिजरी में हुआ, ये सब आपको पता होना चाहिए। नोट्स में आपको सब मिल जाएगा। फिर आती है होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली और वाइफ्स। कितनी वाइफ्स थी, उनके नेम क्या थे, बेटियां कितनी थी, बेटे कितने थे, अगर बेटे की जिसकी डेथ हुई उनका नेम क्या था। उसके अलावा जब बेटे की डेथ हुई तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदास रहने लगी तो कौन सी सूरत आई, सूरह कौसर आई। उसके अलावा उनकी बेटी का नेम क्या, बेटी के कितने बच्चे हैं, इसके बारे में सारी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उनकी फैमिली के बारे में। देन कंपाइलेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द कुरान। आपने अगर मॉक टेस्ट दिया है तो उसके अंदर भी मैंने क्वेश्चन ऐड किए थे कि कंपाइल किसने किया कुरान को, एराब किसने लगाए, इस टाइप की सारा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। उसके बाद इस्लामिक टर्म्स, प्लेसेस एंड सिम्बल्स हैं हमारे पास कुछ जो कि कुरान में डिस्कस हुए हैं, वो सब मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आपने सब प्रिपेयर करना है। प्रॉफिट्स इन द कुरान एंड इसरा मिराज। कुरान पाक में कितने अम्बिया का जिक्र हुआ है और जिनका जिक्र हुआ है उनके बारे में क्या, लाइक कौन से नबी मछली के पेट में ज़िंदा रहे, कौन से नबी को उनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, इस टाइप का सारा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। उसके बाद सहाबा खुलफा के बारे में हमारे पास आ जाता है कि हमारे कितने खुलफा राशिदीन हैं, उनके क्या कंट्रीब्यूशंस हैं, जो इंपॉर्टेंट सहाबा हैं उनके बारे, लाइक गज़वा खंदक जो हुआ, खंदक खोदने का जो आइडिया है वो किस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, ये आपको पता होना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि कौन से सहाबी ने दिया था। उसके अलावा अच्छा, इस्लामिक का पोर्शन में मैं आपको कुछ MCQs भी प्रोवाइड कर देती हूँ। तो ये कुछ इस्लामियत से रिलेटेड MCQs हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये सब MCQs मैंने पास्ट पेपर से लिए हैं। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग्स टू विच फैमिली। ये फैमिली पूछा है तो हाशमी आएगा, अगर आपसे ट्राइब पूछा जाता है तो आप कुरैश बताएंगे। उसके बाद उनकी बेटियां कितनी थी, तो 4 थी। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वेयर डिड होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पेंड हिज लास्ट डेज, तो इसका सी ऑप्शन है हाउस ऑफ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। हु प्रपोज द आइडिया ऑफ गिविंग अजान फर्स्ट टाइम। अच्छा स्टूडेंट्स, इसका ए ऑप्शन ठीक नहीं है, बी ठीक है, इधर गलत लगा हुआ है, बिलाल। उसके बाद इन हाउ मैनी बैटल्स डिड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्टिसिपेट, तो इसका भी करेक्ट है, ऑप्शन 27 है, बी 29 गलत है। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वाज साइन इन विच ईयर, 6। उसके अलावा इन विच गजवा वर मुस्लिम्स इन मेजोरिटी कंपेयर टू द एनिमी। हमें पता है बदर हद सब में मुसलमान कम थे और कफ़ार ज़्यादा थे, लेकिन एक ऐसी गजवा हुई जिसमें मुसलमान ज़्यादा थे, वो थी गजवा हुनैन। उसके बाद है हु सजेस्टेड डिगिंग अ ट्रेंच इन द बैटल ऑफ खंदक। अभी मैं आप सबसे पूछ के हटी हूँ कि कौन से साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जिन्होंने खंदक खोदने का आइडिया दिया था, तो वो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। विच बैटल वाज वेरी डिसिसिव फॉर इस्लाम, कौन सी थी, तो वो गज़वा बदर थी स्टूडेंट्स। मिसाक मदीना वाज साइंड बिटवीन मुस्लिम्स एंड ज्यूज़। उसके अलावा एक है ज़बूर वाज रिवील्ड। अच्छा, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कौन सी 4 किताबें हैं और कौन कौन से नबी के ऊपर वो वाली नाजिल हुई हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। हु वाज गिवन द टाइटल स्वर्ड ऑफ अल्लाह, तो अल्लाह की तलवार हज़रत खालिद बिन वलीद। आपको पता होना चाहिए पहली जंगों में बदर और हद सब में हज़रत खालिद बिन वलीद मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़े, लेकिन उसके बाद अल्लाह ने उनका ऐसा दिल बदला कि वो मुसलमानों की तरफ से लड़े और ऐसा लड़े कि उन्हें अल्लाह की तलवार का टाइटल दिया गया। खतीबुल अम्बिया वाज अ टाइटल ऑफ प्रॉफिट शुएब अलैहिस्सलाम। हज इज़ परफॉर्म ऑन विच डे ऑफ जिल हज। स्टूडेंट्स ये 9th डे है, कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ हैं कि 10th डे है, लेकिन हज 9th जिल हज को परफॉर्म होता है। विच रिचुअल कैन बी परफॉर्म्ड एनी टाइम ऑफ द ईयर। आपको पता है हज तो स्पेसिफिक डेट पे होता है, उम्रा जो है वो कभी भी परफॉर्म किया जा सकता है। वट इज़ चार्ज ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। आप सबको पता है उशर जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड, उशर का मतलब 10 होता है, आपकी एग्रीकल्चरल लैंड का जो 10वां हिस्सा है वो आपको चार्ज किया जाता है, उसे हम उशर बोलते हैं। वट इज़ द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ ज़कात, तो ज़कात का मतलब होता है टू प्योरीफाई, अपने माल को प्योरीफाई करने के लिए हम ज़कात देते हैं। तज़किया क्या होता है, सेल्फ प्योरीफिकेशन होती है तज़किया। विच सूरा गिव्स द मोस्ट कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ तौहीद, कौन सी सूरत है जो तौहीद के बारे में बताती है कंसाइजली, तो सूरा इखलास जो है वो तौहीद पे है पूरी, अगर आप उसे पढ़ के देखें तो उसकी सारी ट्रांसलेशन तौहीद पे है। विच सूरा मेंशंस लॉज अबाउट मैरिज एंड डिवोर्स, तो सूरा निसा,
वो सारी औरतों के ऊपर आई, उसी के अंदर मैरिज और डिवोर्स को भी डिस्कस किया गया है। फ्यूचर लॉयर्स नेक्स्ट मूव करते हैं पाक स्टडीज़ की तरफ, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, लेकिन हम उसे भी ईजी करने की कोशिश करेंगे। पाक स्टडीज़ में हमें पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले तो हम वो डिस्कस करते हैं। 3 एराज हमने पढ़ने हैं। पहले हमने हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट जो है, मुस्लिम रूल जो था वो भी हमने देखना है, ब्रिटिश रूल। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, हमारा पाकिस्तान बन गया 1947 में, उससे पहले हम ब्रिटिश में थे, आप सबको पता है, 1857 से ऑनवर्ड। 1857 से भी पहले जो मुग़ल एरा था हमने वो भी पढ़ना है, उसके बाद हमने सब कॉन्टिनेंट वाला पढ़ना है, देन हमने पाकिस्तान में आके 2025 तक जो जो कुछ हुआ वो सब पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जो हमारी हिस्ट्री 1857 से भी पहले थी, मुग़ल एरा वाली। तो उस पर हमारे पास मुसलमानों का रूल रहा इंडिया में 712 से 1707 तक, एक लंबा अरसा हमारा मुसलमानों का की हुकूमत रही सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया के ऊपर। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले मुग़ल इरा आता है, जिसमें कुछ मेन जो हमारे पास रूलर्स थे उसमें बाबर है, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, फिर औरंगज़ेब आते हैं। औरंगज़ेब पे इनकी हुकूमत ख़त्म नहीं होती, लेकिन इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन कब होता है? 1707 में डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। जब उनका डिक्लाइन होता है ना, उनके हालात ऐसे थे कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, अपनी ऐश में पड़े हुए थे। तो जो ब्रिटिश है वहाँ से कुछ लोग आके हुकूमत कर रहे थे, हुकूमत नहीं कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे आके सब कॉन्टिनेंट में। जब वो वहाँ पे अपनी फर्म्स वगैरह बना रहे थे, इंडस्ट्रीज़ बना रहे थे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे मुसलमानों की तो कोई कमांड नहीं चल रहा, तो उन्होंने सोचा हम इसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। तो इसी दौरान बैटल ऑफ प्लेसी होती है 1757 में, फिर बैटल ऑफ बुक्सार होती है 1764 में। इसके बारे में बेसिक फैक्ट्स आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगे। उसके बाद ब्रिटिश जो है इंटर हो जाते हैं दिल्ली में 1803 में। ये समहाउ उनका स्टार्ट था हमारे ऊपर कब्जा करने का। उसके बाद एनेक्सेशन ऑफ ऊद होता है 1856 में। देन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फाइनली हो जाती है 1857 में। ये तो मैंने मेन इवेंट्स बताए, इनके बारे में कंसाइज सी जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए है वो आपको व्हाट्सएप चैनल के डिस्क्रिप्शन में नोट्स में मिल जाएगी। 1857 में जब वो हमारे ऊपर कब्जा कर लेते हैं, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, मुसलमान और हिंदू मिल के उनके खिलाफ बगावत करते हैं, रेबिलियन करते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होते, रेबिलियन फेल हो जाता है। अब क्या होगा, हमने मुसलमानों ने और हिंदुओं ने मिलकर कोशिश कर ली कि ब्रिटिश का कब्जा ना हो, लेकिन हो गया। तो अब क्या होगा वो आगे हम लोग देखते हैं। तो हमें पता चल गया कि रेबिलियन फेल हो गया, क्राउन रूल स्टार्ट हो गया ब्रिटिश का हमारे ऊपर, सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। उसके बाद क्या होता है, पहला मसला क्या आता है, अभी तो मुसलमान और हिंदू मिलके उनके खिलाफ लड़ रहे थे 1857 तक। 1867 में उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है। हिंदू चाहते हैं कि हमारी ज़ुबान चले और मुसलमान चाहते हैं उर्दू चले, तो ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। 1875 में अलीगढ़ मूवमेंट आती है बाय सर सैयद अहमद ख़ान। ये इंपॉर्टेंट इवेंट है। सर सैयद अहमद ख़ान ने कोशिश की कि मुसलमान पढ़ें और उसके खिलाफ जो ब्रिटिश है उनके साथ मिल के काम करें और गवर्नमेंट में अपनी जगह बनाएं। तो उसके बाद 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है, बंगाल 2 हिस्सों में बट जाता है। उसमें भी मुसलमानों और हिंदुओं में क्लैश आता है, जिससे कई हमारे जो हुक्मरान हैं उन्हें आइडिया होता है कि जो हिंदू हैं वो हमसे अलग है और उनकी जो जमात है वो हमारे लिए काम नहीं कर रही। उसके जो कि ऑल इंडिया जो भी थी, मुझे उसका नेम मिस हो गया है माइंड से, मुस्लिम लीग जो है वो हमारी थी और मुझे उसका नेम याद नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को याद है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। 1906 में मुस्लिम लीग बनती है सिर्फ इसी वजह से, जब हमारे हुक्मरान देखते हैं कि जो हिंदू हुक्मरान है उनकी जो पार्टी है वो तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हमारी थी और उनकी मुझे फिर नहीं याद आ रहा। तो आप लोग, अच्छा स्टूडेंट्स मेरे माइंड से मिस हो गया, लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा बाकी स्टूडेंट्स का क्लियर हो जाए कि कौन सी दूसरी पार्टी थी। तो 1906 में मुस्लिम लीग इसीलिए बनाई गई ताकि मुसलमानों के लिए भी कोई एक नुमाइंदा जमात हो जो कि उनके मामलों को जो है प्रेजेंट करे ब्रिटिश के सामने। तो उनका जो फॉर्मेशन जो है उसका मकसद क्या था, मकसद ये था कि मुसलमानों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, ब्रिटिश के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हों और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो मुसलमानों की। उसके बाद 1909 में मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स आती हैं। अब ये रिफॉर्म्स किस लिए आ रही हैं, मुसलमानों और हिंदुओं के अंदर फुल वाला क्लैश चल रहा है और ब्रिटिश चाह रहे हैं कि किसी एक बात पे ये लोग आ जाएं जैसे कि मुल्क चलाया जाए। तो 1909 में एक हमारे पास रिफॉर्म्स आती हैं
मिनटों मोल ले, जो कि कामयाब नहीं होती। बेसिक फैक्ट्स आपको नोट्स में मिल जाएंगे। 1916 में लखनऊ पैक्ट आता है, वो भी कामयाब नहीं होता। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू कुछ पॉइंट्स देता है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मुसलमानों के हकूक़ के ख़िलाफ़ थी, जिसके रिस्पॉन्स में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 14 पॉइंट्स देते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 पॉइंट्स किसके रिस्पॉन्स में दिए, तो नेहरू रिपोर्ट के रिस्पॉन्स में दिए। उसके बाद 1930 आता है, अल्लामा इकबाल इलाहाबाद में एड्रेस करते हैं और पाकिस्तान की पहली बार बात की जाती है, अलग वतन की बात की जाती है। अभी पाकिस्तान का वर्ड यूज़ नहीं हुआ था। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जो कि 1947 से नेक्स्ट हमारे ऊपर 1956 तक इम्प्लीमेंट रहता है, पाकिस्तान बनने के बाद भी, क्योंकि हमारा अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। देन 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन आती है, जिसमें ऐलान कर दिया जाता है बाकायदा तौर पे कि हमें अलग वतन चाहिए। 1946 में इलेक्शंस होते हैं और उसके बाद फाइनली हमें पाकिस्तान अलग दे दिया जाता है। इसके बारे में बेसिक फैक्ट्स आपको सब मिल जाएंगे मेरे नोट्स के अंदर, आपने उसे ज़रूर देख लेना है। आज के लेक्चर में हमें पता चल गया, पिछले में हमने देख लिया था कि कैसे कैसे ब्रिटिश ने कंट्रोल किया हमारे ऊपर। फिर अब हमने देखा कि हमारे लीडर्स ने कैसे कैसे कोशिशें करके कौन कौन सी रिफॉर्म्स आई और किसके बाद हमें पाकिस्तान मिल गया। अब हम देखेंगे कि पाकिस्तान तो मिल गया, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद क्या क्या कुछ हुआ 2025 तक। तो पाकिस्तान तो बन गया फ्यूचर लॉयर्स, लेकिन अभी भी मुश्किलें हल नहीं हुई। 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली, माइग्रेशन हो गई, कायदे आज़म हमारे पहले गवर्नर जनरल बने, लियाकत अली खान हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर बने, कैपिटल किससे बनाया गया, कराची को। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, कुछ अर्ली प्रॉब्लम्स थे हमारे पास अभी भी, जिन्हें हमें सोल्व करना था। लाइक माइग्रेशन हो गई, लोग ज़्यादा आ गए, उनकी रिहाइश का इंतजाम नहीं था, वसाइल नहीं थे हमारे पास, एजुकेशन नहीं थी हमारे पास, ऑफिसर्स नहीं थे, ऑफिस के जो पेपर्स हैं वो नहीं थे, मशीनरी नहीं थी, बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं जो कि हमारे पास नहीं थी। तो उसे हल करना था, हमारे पास बैंक नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। कायदे आज़म ने बहुत सी कोशिशें करके इन मसाइल को हल किया और कुछ फिर भी पेंडिंग रह गए। देन हमारे पास 1949 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया, जिसके अंदर कहा गया कि जो पाकिस्तान है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा, इस्लामी रियासत होगी। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। 1973 का अगर कॉन्स्टिट्यूशन का हम प्रियम्बल देखें तो वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही है। उसके बाद हमारे पास कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन आते हैं, कैसे कैसे उनके मार्शल लॉज लगते हैं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास 1956 में आया। अगर 1956 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया और 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो इन सालों में 1947 से 1956 तक पाकिस्तान में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था? अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और 1956 में हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, पर वो ज़्यादा देर नहीं चलता। 1958 में मार्शल लॉ लगता है, जो कि अयूब खान लगाते हैं। तो इससे रिलेटेड भी थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हैं, जो मुझे क्वेश्चन मिला भी था कि बच्चे कह रहे हैं सिकंदर मिर्ज़ा ने फर्स्ट मार्शल लॉ लगाया। तो बच्चों, जिसकी हुकूमत होती है ना, लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो कह तो सकता है कि अब मार्शल लॉ लगेगा, लेकिन जो उससे इन्फोर्स करवाना होता है वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर करवाता है, जो कि अयूब खान थे। तो फर्स्ट मार्शल लॉ अयूब खान ने इन्फोर्स करवाया। हम ये कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंट उससे लाइक इन्फोर्स उसने करवाया, लेकिन लगाया जो था वो सिकंदर मिर्ज़ा ने था। 1958 में कॉन्स्टिट्यूशन पहला अबॉलिश होता है, मार्शल लॉ लगता है। देन 1962 में दोबारा सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। उसके बाद दोबारा मार्शल लॉ आता है, लेकिन उसे भी ख़त्म करके 1963 में थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, जो कि अभी भी हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है। मिलिट्री इंटरवेंशन जो हुई हैं, लाइक मार्शल लॉज जो हुए हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं किस किस ने लगाया और किस किस वक्त लगाया। उसके अलावा अच्छा, हमारी वॉर्स जो सी हैं, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, एक तो पाकिस्तान बनते ही 1947-48 में हमारी इंडिया से वॉर थी, जो कि कश्मीर के इशू पे थी। देन 1965 में भी वॉर होती है इंडिया के साथ, 1971 में भी होती है, फिर कारगिल वॉर भी होती है। ये सब आपको वॉर्स का पता होना चाहिए, बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए, जो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। देन 1971 में फॉल ऑफ ढाका होता है। उसकी वजह क्या होती है, मुजीबुर रहमान की एक ईस्ट पाकिस्तान में जो है मेजोरिटी थी और वेस्ट पाकिस्तान में भुट्टो की थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की थी। लेकिन जहाँ पे मुजीबुर रहमान जीतता है उसे वहाँ पे हुकूमत नहीं दी जाती, जिस वजह से वहाँ के लोग बगावत करते हैं और पाकिस्तान का एक हिस्सा अलग होता है और बांग्लादेश बन जाता है 1971 में, हमारी बैड गवर्नेंस की वजह से, जिसे आज के पॉलिटिशियंस भी अभी तक नहीं सीख रहे। उसके बाद 2007 आता है, बेनज़ीर को असैसिनेट कर दिया जाता है। आप लोगों ने याद रखना है, हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को भी रावलपिंडी में असैसिनेट किया गया था 1951 में। देन 2007 में दोबारा हिस्ट्री रिपीट होती है, बेनज़ीर भुट्टो को भी रावलपिंडी में ही असैसिनेट किया जाता है। उसके बाद 2008 से 2018 तक सिविलियन रूल रहा है। वो कैसे रहा है, अब कोई मिलिट्री नहीं आई उसके अंदर,
कभी पीपीपी यानी बेनज़ीर भुट्टो, देन नवाज शरीफ, देन अगेन बेनज़ीर भुट्टो, अगेन नवाज शरीफ, ऐसे चलता रहा है। उसके बाद हमारे पास आती है पीटीआई की गवर्नमेंट, इमरान खान की गवर्नमेंट, जो कि 2022 तक चलती है और उसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हटाया जाता है, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ कि किसी प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हटाया गया। उसे हटा के दोबारा नून लीग की हुकूमत आती है, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते हैं। उसके बाद दोबारा जनरल इलेक्शंस करवाए जाते हैं, जो आप सबको पता है कैसे करवाए गए। उसमें अगेन शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते हैं और अब 2024-25 में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चल रही है, लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर काम भी चल रहा है। यूथ के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस इंक्रीज़ हुई है। तो ये है 2025 तक का बेसिक ओवरव्यू। इसको अगर आपने प्रिपेयर करना है इन फैक्ट्स को, तो आपने नोट्स से करना है, जो कि आपको यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फ्यूचर लॉयर्स, देन हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जनरल नॉलेज, और कुछ बच्चों के लिए मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज। लेकिन अगर आप लोग मेरे नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं, पास पेपर्स प्रिपेयर कर लेते हैं, तो एट लीस्ट 15 MCQs आपके आराम से कवर हो जाएंगे जनरल नॉलेज के। आपको पता है 20 मार्क्स का पोर्शन है, आपने इसे इग्नोर नहीं करना। मैं आपको आज के लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ। लाइक कॉन्टिनेंट्स और ओशंस जो हैं उनके नेम्स आ जाते हैं, पूछ लिया जाता है कौन सा लार्जेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है। उसके बाद हमारे पास कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, UN वगैरह, उनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, कब बनी, कौन सी सिटी में या फिर कंट्री में उनका हेडक्वार्टर है, ये पूछ लिया जाता है। वर्ड्स लार्जेस्ट, रिवर, माउंटेन, डैम, डेजर्ट, ये सारा कुछ आपसे पूछ लिया जाता है। ये भी आपने प्रिपेयर करना है, आपको सब कुछ नोट्स में मिल जाएगा। कैपिटल सिटीज़, करेंसीज कौन सी हैं, अच्छा मेन जो हमारी कंट्रीज़ हैं उनके कैपिटल कौन से हैं, उनकी करेंसी कौन सी है, ये पास पेपर में बहुत बार आया हुआ है। देन हमारे फेमस वर्ल्ड लीडर्स हैं कुछ, उनके नेम से उनकी कंट्री पूछी जा सकती है, फिर उन कंट्री के प्रेसिडेंट पूछे जा सकते हैं कौन से हैं। देन नोबेल प्राइज़ विनर्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और मेजर वर्ल्ड रिलीजन्स जो हैं हमारे, उनकी कौन कौन सी बुक्स हैं, इस बारे में आपसे पूछा जा सकता है। कौन सी कंट्री है जो कि पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी है, कौन सी एरिया वाइज सबसे बड़ी है, और कौन सी सबसे छोटी है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके अलावा हमारी जो कंट्री है पाकिस्तान, उसका कैपिटल कौन सा है। देन हमारे जो प्रोविंसेस हैं उनके कैपिटल्स कौन से हैं। फिर हमारे नेशनल सिंबल्स कौन से हैं, हमारे कौन से रिवर्स माउंटेन्स इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ हैं, ये सब कुछ मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी। हमारा प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, हमारी इस वक्त काबीना कौन सी चल रही है, हमारे प्रोविंसेस के चीफ मिनिस्टर्स कौन है, ये सब कुछ आपको करंट भी पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि फ़र्स्ट कौन थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे कौन थे, लियाकत अली खान। फर्स्ट हमारे गवर्नर जनरल कायदे आज़म, ऐसे आपको सब पता होना चाहिए। पहले प्रेसिडेंट कौन थे, पहले गवर्नर जनरल कौन थे, सब कुछ आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास कुछ आता है फेमस डैम्स हैं हमारे, कौन कौन से हैं। तरबेला डैम वर्ल्ड रैंकिंग में कौन से नंबर पे है, ये सब मैं आपको मॉक टेस्ट में भी दिया था। हमारे कौन कौन से पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन है, कब कब आए। अगर आप पाक स्टडीज़ और इस्लामिया तैयार कर लेते हैं ना, तो समहाउ आपकी जनरल नॉलेज भी प्रिपेयर हो जाती है। हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर जो मैंने आपको बता दिया, करंट भी आपने याद रखने हैं और पहले भी याद रखने हैं। फिर आपको इस्लामिक कैलेंडर का पता होना चाहिए कि कौन सा पहला मंथ है, आखिरी, फिफ्थ, ऐसे सब पता होना चाहिए, इसे भी आपने याद कर लेना है। खुलफा राशिदीन मैंने आपको बताया, इस्लामिक प्रिपेयर कर लेते हैं तो समहाउ आपका जनरल नॉलेज भी प्रिपेयर हो जाता है। देन हमारे पास OIC और इस्लामिक कैपिटल्स आते हैं कुछ, उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज। और मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता देती हूँ जो कि पास्ट पेपर्स में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। तो फ्यूचर लॉयर्स, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि पास्ट पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मुझे पता चला है कि जो एग्जामिनर है उसका ज़्यादा फोकस इन टॉपिक्स के ऊपर होता है। उसमें जो मेन कंट्रीज़ हैं उनके कैपिटल्स आते हैं, जो आपने ज़रूर याद करने हैं, आपको ये मेरे नोट्स में मिल जाएंगे। उसके बाद उन्हीं मेन कंट्रीज़ की कौन कौन सी करेंसीज़ हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, इसमें बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। फिर कुछ UNO के हेडक्वार्टर्स हैं, आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, वो कब, उनके जो फाउंडिंग ईयर्स हैं वो कब मतलब बने, ये सब, और उसका मकसद क्या है ये भी पता होना चाहिए। फिर हमारे फादर ऑफ नेशंस कौन है, कौन कौन सी मेन पर्सनैलिटीज़ हैं, उनका क्या क्या रोल है पाकिस्तान में। उसके बाद दुनिया की जो सबसे बड़ी चीज़ें हैं और सबसे छोटी चीज़ें हैं वो आपको पता होना चाहिए। लार्जेस्ट माउंटेन कौन सा है, लार्जेस्ट डैम कौन सा है, लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन, स्मॉलेस्ट कंट्री, ये सब पता होना चाहिए आपको। उसके बाद कुछ मेन बुक्स और उनके ऑथर्स हैं, हमें उनका पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के नेशनल सिंबल्स, हमारी नेशनल स्पोर्ट कौन सी है, हमारा फ्रूट कौन सा है, हमारा ड्रिंक कौन सा है, ये सब कुछ, फ्लावर कौन सा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। मेरे नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा ये। उसके अलावा इस्लामियात का बेसिक नॉलेज, इस्लामियात अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं आपकी समहाउ जनरल नॉलेज प्रिपेयर हो जाती है। इंपॉर्टेंट
ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोगों के साथ नोट्स शेयर किए हुए हैं। ये कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 मेन कॉन्टिनेंट्स हैं और कौन सा लार्जेस्ट है, कौन सा छोटा है, कौन सा कोल्डेस्ट है, ये सब कुछ आपको मैंने बता दिया, आपने ये प्रिपेयर कर लेना है। फिर 5 मेन ओशंस हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए, लार्जेस्ट, वार्मेस्ट, स्मॉलेस्ट, सब कुछ। उसके बाद ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं और आपने इन्हें ज़रूर प्रिपेयर करना है। ये बहुत कंसाइज करके और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, एक फ्रेंच रेवोल्यूशन कब होता है, रशियन 2 बार रेवोल्यूशन हुआ है ना, एक बार फ्रेंच में और एक रशियन, दोनों की डेट्स पता होनी चाहिए आपको। उसके बाद पाकिस्तान की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। देन हमारी जो लीडरशिप की पोजीशंस हैं, पहले वो लीडर कौन से थे, आखिरी कौन से थे, मतलब अब जो चल रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, लाइक करंट जो है प्रेसिडेंट वगैरह। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान, बहुत से बच्चों को मुश्किल लगती है लेकिन ये भी, इससे रिलेटेड भी जनरल नॉलेज में क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हमारे नेशनल सिंबल्स हैं, आप लोग देख सकते हैं, हमारा नेशनल ट्री कौन सा है, नेशनल बर्ड शकोर है, नेशनल एंथम हमारा कौन सा है, और नेशनल एंथम लिखा किसने है, हफीज़ जलंधरी ने लिखा है। नेशनल फ्लैग किसने बनाया, पाकिस्तान का नाम किसने रखा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। साइंस से रिलेटेड एक बच्चा कह रहा था कि जनरल नॉलेज के मुझे कुछ बता दें MCQs, तो बच्चे आप ये प्रिपेयर कर सकते हैं। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री से, इन्वेंशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन्वेंशन से भी पास्ट पेपर में MCQs आते हैं। जब आपने मेरा मॉक टेस्ट सॉल्व किया होगा तो उसमें भी इससे रिलेटेड MCQs आपको मिले होंगे। उसके अलावा स्पोर्ट्स कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी कंट्री के जो हैं नेशनल गेम्स हैं, ये सब आपको पता होना। अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशन हैं मेन उनके एब्रीवेशन, उनके हेडक्वार्टर किधर हैं, उन्हें बनाने का पर्पज़ क्या है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। उसके बाद इन ऑर्गेनाइजेशंस की कंप्लीट जो एब्रीवेशन है वो क्या है, ये सब कुछ हमने कवर कर लिया। देन हमारे पास कुछ और टॉपिक्स आ जाते हैं, लाइक ये कंट्री है, उसका कैपिटल कौन सा है और उसकी करेंसी कौन सी है, ये आप प्रिपेयर कर लेंगे। 2-3 MCQs इसमें से आ जाते हैं। देन नोबेल प्राइज़ विनर्स का मैंने बताया है। देन इस्लामिक जनरल नॉलेज हमारे पास आ जाता है, तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास सूराज कितनी है, फर्स्ट रेवोल्यूशन कब हुई, फर्स्ट प्रॉफिट कौन थे, लास्ट प्रॉफिट कौन थे, इस टाइप के MCQs आपके पास आ जाते हैं। देन हमारे पास मेन आर्टिकल्स हैं ये कुछ पाकिस्तान के, जिसका आपको बताया भी है कि उसमें क्या चीज़ डिस्कस हुई है, ये भी आप एक बार रीड कर लीजिएगा। उसके बाद हमारी जो कंट्री है वर्ल्ड में रिसेंट डेवलपमेंट कौन सी हुई है टेक्नोलॉजी में, आप सबको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ये आप लोग देख सकते हैं नोट्स, आपको ये सब नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे व्हाट्सएप की डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा व्हाट्सएप। सो फ्यूचर लॉयर्स, होप सो आपको रिवीजन लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा, आप लोगों को सारी समझ आ गई होगी। अगर अभी भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो एक दिन रह गया आपके लैट प्रिपरेशन में, आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि कल के दिन, आखिरी दिन भी आप लोगों के लिए एक लाइव सेशन अरेंज किया जाए, ताकि आप लोगों के जो भी क्वेश्चन पेंडिंग है उन्हें एड्रेस कर दिया जाए। अभी के लिए यही, अभी सब्सक्राइब करें अनूज लीगल वर्ड को, ताकि हम लोग लॉ की अपनी सीरीज़ को कंप्लीट भी कर सकें, लैट की सीरीज़ को, और उसके अलावा LLB में भी जब आप एडमिशन लेंगे तो भी आपको मेरे लेक्चर्स हेल्पफुल लगेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि लीगल फील्ड में आपकी जो जर्नी है उसमें हर स्टेप पे आपकी हेल्प कर सकूँ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब टू अनूज लीगल वर्ड एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।